हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं। एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर फॉर योर रिवीजन ऑफ क्लास 11th मेरे प्यारे सपोलो। लेकिन इस चैप्टर को हम दो हिस्सों में करेंगे क्योंकि ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है बेटा। इसमें एक पार्ट एनिमल टिश्यूज का है और एक पार्ट है आपके प्यारे प्यारे मित्र बेटा कॉकरोच, और बेटा और एक और प्यारे मित्र यानी कि फ्रॉग। तो कॉकरोच और फ्रॉग वाला हम एक साथ करेंगे और एनिमल टिश्यू वाला बेटा हम इस पार्ट में करेंगे। तो ये वाला पार्ट भी छोटा सा ही होने वाला है। फर्स्ट पार्ट है एनिमल टिश्यूज। लेट्स गेट स्टार्टेड, बिना टाइम की बर्बादी किए देखते हैं कि कितनी जल्दी हम कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब बेटा हम स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यूज। हाय राम, टिश्यू की डेफिनेशन कहाँ लिखी है? अच्छा, आगे लिखी हुई है। देखो यार, ये जो चैप्टर है एनिमल टिश्यूज, आपको पता है न्यू एनसीईआरटी में एनिमल टिश्यूज वाला जो पोर्शन है एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, बट एनटीए ने जो सिलेबस दिया हुआ है बेटा उसमें तो एनिमल टिश्यू दिया हुआ है। और बेटा उसमें फ्रॉग को इंसेक्ट भी दिया हुआ है, तो बेटा हमें पढ़ना है, ठीक है ना। इसलिए ये वाली चीज को बहुत ध्यान से सुनिए। एग्जाम्पल बेस्ड पार्ट है ये वाला। एग्जाम्पल्स आपको लर्न तभी होंगे जब आप लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे। हम बात करने जा रहे हैं एनिमल्स एंड टिश्यूज। एनिमल्स को तो हम बेटा बात कर ही चुके हैं। एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में एनिमल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। हम सारे मल्टी सेल्यूलर होते हैं बिना किसी एक्सेप्शन के, और हम लिख भी रहे हैं ऊपर कि मल्टी सेल्युलैरिटी होने के कारण हमारे जो काम का विभाजन है, डिविजन ऑफ लेबर, हमें देखने को मिलता है बेटा हमारे में, ठीक है ना। काम डिवाइड हो जाता है। एनिमल टिश्यूज अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ एनिमल्स की कुछ कुछ प्रॉपर्टी लिखी हुई जो हमने बेटा डिस्कस भी की है। हम मल्टी सेलुलर होते हैं, हम हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। मैंने ये एनिमल किंगडम में भी डिस्कस किया है। हेट्रोट्रॉप्स मतलब बेटा हम क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पे फूड के लिए। हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है, हम पहले खाते हैं और फिर डाइजेस्ट करते हैं। फर्स्ट इंजेशन एंड देन डाइजेशन। ये सारे कुछ कुछ बेटा प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है किससे रिलेटेड बेटा, एनिमल्स से रिलेटेड। और एनिमल्स में बेसिकली जो टिश्यूज पाए जाते हैं इस चैप्टर में हमें उसके बारे में पढ़ना है। मेजर 4 प्रकार के टिश्यूज, ठीक है ना। लेकिन टिश्यूज क्या होते हैं मैम? हमने जब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट किया था तो हमने देखा था बेटा कि हमारे एनिमल्स के अंदर सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी दिखता है, जो किसमें दिखता है, हमारा प्यारा प्यारा जग से न्यारा पोरीफेरा। सेल्स होते हैं उसकी बॉडी में। सेल्स को हमने जैसे यहाँ पे कंसिडर किया, अगर अल्फाबेट्स है तो वो तुम्हारे सेल्स है, अल्फाबेट से वर्ड्स बनते हैं, तो यानी सेल से मिलके बनते हैं टिश्यूज, जो आपकी बेटा प्यारी बहनें सीलेंट्रेटा टीनोफोरा में थी। टिश्यूज से मिलके बनते हैं बेटा ऑर्गन्स, है ना। जैसे हमारे ऑर्गन्स होते हैं ना, स्टमक हो गया, हमारे पास हार्ट हो गया। हार्ट से आगे जाके बेटा आपका पूरा सिस्टम बनता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। स्टमक और बाकी पार्ट्स मिला के बेटा बहुत सारे ऑर्गन्स मिला के, ईसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सारे ऑर्गन से मिलके बन जाता है ऑर्गन सिस्टम, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। इसको कंपेयर किया है जैसे अल्फाबेट्स हो गए तुम्हारे लिए सेल्स, अल्फाबेट से मिले वर्ड्स तो बने टिश्यू, वर्ड से मिलके बने सेंटेंस तो बना ऑर्गन, सेंटेंस से मिलके बना पैराग्राफ, उसका मतलब है ऑर्गन सिस्टम। यानी कि अगर मैं टिश्यूज को डिफाइन करना चाहूं तो एज पर एनसीईआरटी टिश्यूज होते हैं कुछ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। सिमिलर सेल्स मतलब कुछ ग्रुप ऑफ एक जैसे सेल्स, सिमिलर सेल्स विद इंटरसेल्यूलर सब्सटेंसेस। इनके बीच बीच में, सेल्स के बीच बीच में बेटा स्पेस होता है, जिस स्पेस को बोला जाता है इंटरसेल्यूलर स्पेस। इंटर मतलब बिटवीन द सेल्स, बिटवीन द सेल एक स्पेस होता है बेटा, उस स्पेस के अंदर भरा होता है बेटा मैट्रिक्स, एक सब्सटेंस भरा होता है, जिसे आप इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस भी बोल सकते हो। जो इंटरसेल्यूलर स्पेस में मौजूद है वो इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस हो जाएगा। एंड यही ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, सिमिलर का मतलब एग्जैक्ट सेम नहीं होते बेटा, एक जैसे सेल्स जो कि परफॉर्म कर रहे हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब आप देखोगे उस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट जब वो ऑर्गेनाइज होते हैं और एक पर्टिकुलर टिश्यू को बनाते हैं तो आप देखोगे मोर और लेस उस टिश्यू का फंक्शन सेम होता है, ठीक है ना। एज पर एनसीईआरटी, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल हैविंग इंटरसेल्यूलर सब्सटेंसेस परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। एक्चुअल में बात ये भी की जाती है कि उनका ओरिजिन भी सेम होना चाहिए, बट एनसीईआरटी में ओरिजिन नहीं दिया हुआ, तो आप इतना सा याद रख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है मैम, टिश्यूज की डेफिनेशन तो हमें समझ में आ गई। अब हम बोलते हैं कि मैम मेजर हमारे पास 4 प्रकार के टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस या न्यूरल टिश्यू। और अगर आप इनका बेसिक फंक्शन समझोगे ना बेटा, तो एपिथेलियल का काम आप ज्यादातर देखोगे किसी भी चीज की कवरिंग कर रहा है, ऑर्गन की कवरिंग कर रहा है या लाइनिंग बना रहा है और आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। कवरिंग और लाइनिंग में क्या फर्क होता है बेटा? कवर हमेशा बाहर से किया जाता है और लाइनिंग हमेशा अंदर से होती है। जैसे कि मैंने यहाँ आपका फूड पाइप बना के बताया, और फूड पाइप में मैंने एक पिंक कलर की लेयर इस फूड पाइप के ऊपर बनाई है, इसे कवरिंग बोलते हैं।
और अगर मैं एक एपिथेलियम को इस फूड पाइप की अंदर की तरफ बेटा दिखाऊं तो ये इस फूड पाइप की लाइनिंग होती है। तो लाइनिंग, कवरिंग, प्रोटेक्शन एपिथेलियल का बेसिक फंक्शन होता है। कनेक्टिव टिश्यू का बेसिक फंक्शन होता है आपकी बॉडी में सपोर्ट और लिंकेज का काम करना। मस्कुलर टिश्यू का बेसिक फंक्शन होता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। एंड नर्वस टिश्यू का बेसिक फंक्शन होता है बेटा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये आपके चारों टिश्यूज के स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा एपिथेलियल टिश्यू की, जिसे हम एपिथेलिया भी बोलते हैं, जिसे हम एपिथेलियम भी बोलते हैं। एपी का मतलब क्या होता है? एपी का मतलब होता है अपॉन, थीलियम मतलब टू रेस्ट। एक ऐसा टिश्यू जो किसी और के ऊपर रेस्ट कर रहा होता है। इसका नाम बेटा ऐसा क्यों पड़ा है? क्योंकि ये जेन्युइनली आप देखोगे ये किसी और टिश्यू के ऊपर रेस्ट कर रहा होता है। और आप देखोगे जहां एपिथेलियम होती है उसके नीचे आपको हमेशा कनेक्टिव टिश्यू मिलेगी, बिकॉज एपिथेलियम always rest upon the other tissue and that other tissue is your connective tissue। अभी मैं डायग्राम में भी दिखाऊंगी। ये टिश्यू जो होता है एवैस्कुलर होता है, मतलब इसमें ब्लड वेजल्स नहीं होते। अगर आप अपने हाथों की स्किन को देखोगे तो स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है आपकी एपिथेलियम। आपकी एपिथेलियम में ये क्लास में समझाती भी हूं। कभी आपने सेफ्टी पिन बेटा लेके बचपन में स्कूल में ऐसे करते थे ना, सेफ्टी पिन ऐसे डालते थे और अटका देते थे और कहते थे देख मेरा तो सेफ्टी पिन लटक गया, खून भी नहीं आ रहा है। खून नहीं आता है अगर आप अंदर तक डैमेज ना करो, पंचर ना करो। अगर सुपरफिशियल लेयर पे तुमने सेफ्टी पिन डाली, वो एवैस्कुलर होता है बेटा। एब्सेंस ऑफ ब्लड वेजल्स, प्रॉपर्टी ऑफ एपिथेलियम। कनेक्टिव टिश्यू विच इज हाईली वैस्कुलर इज प्रेजेंट बिलो बेसमेंट। अभी देखो हम कहते हैं यार ये टिश्यू हमेशा किसी और टिश्यू के ऊपर रेस्ट करता है। मैंने आपको बताया कनेक्टिव होती है, इसमें ब्लड वेजल्स नहीं होते। बट मैम ब्लड वेजल्स अगर नहीं है तो मैम इसको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? क्योंकि जब ब्लड होगा ब्लड वेजल में, उसी के थ्रू न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, सारी चीजें मिलेंगी। ये टिश्यू को भी तो सर्वाइवल के लिए चाहिए होगा ना मैम, इसके पास तो नहीं है, ये कैसे सर्वाइव करता है? इसको जरूरत नहीं है बेटा। आप देखोगे इसकी लोकेशन ही ऐसे होती है, प्रेजेंस ही ऐसे होती है। पहले एक एपिथेलियम होता है और डायरेक्टली ये कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर रेस्ट नहीं करता है बेटा। एपिथेलियम के नीचे सबसे पहले एक बेसमेंट होती है और उसके नीचे होती है बेटा आपके पास कनेक्टिव टिश्यू। और ये जो कनेक्टिव टिश्यू, जहां भी मैं जाती हूँ एपिथेलियम वही चले आते हो, तो उसी के साथ साथ चलती है कनेक्टिव। और कनेक्टिव होती है हाईली वैस्कुलर और उसमें इतनी ब्लड सप्लाई होती है कि उसके थ्रू ही बेटा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वहां के जो ब्लड वेजल्स है वहां की कैपिलरी से ही डिफ्यूज होते हुए एपिथेलियम को नरिशमेंट, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें, न्यूट्रिएंट सब मिल जाता है। मैंने यहाँ पे बताया भी हुआ है कनेक्टिव टिश्यू विच इज हाईली वैस्कुलर इज प्रेजेंट बिलो बेसमेंट मेम्ब्रेन। आपकी एपिथेलियम के सेल्स मैंने दिखाए हुए व्हाइट वाले, ये बेटा ग्रीन कलर से मैंने बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाई हुई है। बेसमेंट सेल्स नहीं होते हैं बेटा, बेसमेंट होता है आपका मतलब नॉन सेल्यूलर सब्सटेंस। इसमें सेल्स नहीं है, इसमें म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब ये सेल्स नहीं है। तो ये एक लेयर है। जैसे आप मान लो ना ईंटें आपके सेल्स, जो आप दीवार बना रहे हो लेकिन ईंटों के बीच में सीमेंट है, तो ये सीमेंट के जैसा आप समझ लो। और एपिथेलियम के जस्ट नीचे ये वाली लेयर है आपकी कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू ये मैंने दिखाए हुए हाईली वैस्कुलर। और इसी कनेक्टिव टिश्यू के जो ब्लड वेजल्स है ना बेटा, इसी के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है, सारी चीजें आपके एपिथेलियम तक पहुंचती है। समझ में आ गई बेटा बात? ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं एपिथेलियम में हाई रीजनरेशन प्रॉपर्टी होती है, हाई रीजनरेशन एबिलिटी होती है। और आपके जो रीजनरेशन मतलब वापस से बन सकता है, रीजनरेट कर सकता है। जैसे लिजर्ड की पूंछ रीजनरेट कर सकती है, लॉस्ट टिश्यू कैन अगेन बी फॉर्म्ड। आप अपने स्किन पे ऑब्जर्व करते हो, अगर आपकी जो स्किन की लेयर है ना बेटा, अगर वो एक बार निकल जाए वापस से रीजनरेट कर जाती है, ठीक है ना। एपिथेलियम का काम लाइनिंग, कवरिंग, प्रोटेक्शन देना है। ऑब्वियस सी बात, अगर किसी टिश्यू को तुम्हें प्रोटेक्शन देना है तो वो टिश्यू के सेल्स दूर दूर बिखरे हुए नहीं हो सकते, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइन है। इनके सेल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। सेल्स के बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस बहुत कम होता है। ये जो इंटरसेल्युलर स्पेस है, क्योंकि पास पास है ना, तो ये स्पेस कम है, तो मैट्रिक्स भी इनके पास कम होता है। इसे कनेक्टिव टिश्यू से कंपेयर करोगे ना, कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स दूर दूर होते हैं, उसमें मैट्रिक्स भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। मैंने एपिथेलियल सेल्स बनाए हुए हैं, अब शेप कौन सी है बाद में डिस्कशन करेंगे। और ये मैंने न्यूक्लियस दिखाया हुआ है, ठीक है ना। ये एपिथेलियल सेल्स रेस्ट कर रही होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। और एनसीईआरटी कहती है बेटा, एनसीईआरटी कहती है कि एपिथेलियल सेल्स का जो एपिकल सरफेस है, एपिकल का मतलब होता है
ऊपर वाला हिस्सा, ये ऊपर वाला हिस्सा है। तो एपिथेलियल सेल्स का एपिकल सरफेस जो होता है ये इधर बॉडी फ्लूइड को फेस करता है, बॉडी फ्लूइड को फेस करेगा या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फेस करेगा। आप खुद सोच के देखो कि आपकी ये स्किन में एपिथेलियम है, तो स्किन की जो एपिथेलियम है उसमें एपिथेलियल सेल्स हैं, ऐसे खड़े हैं मान लो, ऐसे तुम्हें दिख नहीं रहे हैं, माइक्रोस्कोप में दिखेंगे, तो ऐसे तुम्हें एपिथेलियल सेल्स दिखेंगे। तो उसका एपिकल सरफेस जो है किसको फेस करेगा बेटा, आउटर एनवायरनमेंट को, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को। और अगर एपिथेलियम की बेटा प्रेजेंस बॉडी के अंदर है तो उसका एपिकल सरफेस, अगर बॉडी में आप बात कर रहे हो अंदर, तो उसका एपिकल सरफेस बॉडी फ्लूइड को बेटा फेस करेगा, ठीक है ना। ये पॉइंट्स याद रखने आपको, ये मैंने बना के भी बताया हुआ है। मान लो आपकी बॉडी के ऊपर है तो उसका एपिकल सरफेस आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फेस कर रहा है, और अगर मान लो आपकी बेटा जैसे फूड पाइप पे मैंने बना के बताया है, तो इस पे अगर है तो ये आपकी बॉडी फ्लूइड को फेस करेगा, ठीक है ना। वहां मैंने डिफ्यूजन की डेफिनेशन लिख रखी थी क्योंकि बच्चों ने कुछ पूछा था, व्हाट इज डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। ये हमने कुछ एपिथेलियल सेल की बात की है, मैंने क्या दिखाया हुआ है बेटा, एपिथेलियम में ये वाला सरफेस एपिकल सरफेस कहलाता है, और ये वाला सरफेस जो बेसमेंट पे रेस्ट कर रहा है उसे बोला जाता है बेसल सरफेस या बेसल पार्ट, ठीक है ना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो एपिकल सरफेस होती है ना मैम हमारे एपिथेलियम की, इनमें मॉडिफिकेशंस भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि मॉडिफिकेशंस होंगी बच्चों, बट मॉडिफिकेशंस हो सकती है। किस प्रकार की मॉडिफिकेशंस हो सकती है मैम, या तो सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से फोल्ड हो सकती है जैसे आपको दिख रहा है, इन्हें बोला जाता है माइक्रोविलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये होते क्या है, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोल्ड होते हैं, इन्हें ब्रश बॉर्डेड एपिथेलियम भी बोलते हैं, माइक्रोविलाई भी बोलते हैं। लिखा भी हुआ है, व्हेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन गेट्स फोल्डेड फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनने का मतलब सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया फॉर एब्जॉर्प्शन। आप सोच के देखो ना बेटा, अगर सरफेस ऐसी थी, अरे यार इससे बनाती हूँ ना, अगर सरफेस ऐसी थी तो सिर्फ यहाँ 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 से एब्जॉर्ब हो रहा था। अब सरफेस एरिया, अब तुमने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो यहाँ 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 यहाँ, सोचो कितनी जगह से एब्जॉर्प्शन कर पा रहे हो, कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हो। ऐसा ही होता है माइक्रोविलाई से, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर रीएब्जॉर्प्शन। समझ में आ गई। जरूरी नहीं है सारे एपिथेलियम में मॉडिफिकेशन होगी, बट एक मॉडिफिकेशन ऐसे हो सकती है, माइक्रोविलाई को ही ब्रश बॉर्डेड एपिथेलियम कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल जैसे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे आपकी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो अभी आपने एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में भी पढ़ी थी। एक और मॉडिफिकेशन हो सकता है एपिकल सरफेस पर कि उसके ऊपर सीलिया दिख सकते हैं, और सीलिया हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, ऐसे 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 नहीं करेगी, एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं और किसी ना किसी पार्टिकल की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जैसे हम ट्रेकिया में भी सीलिया देखते हैं म्यूकस की मूवमेंट के लिए, फैलोपियन ट्यूब बेटा हमारी ओविडक्ट में भी देखते हैं, वहां बेटा ओवा की मूवमेंट के लिए, ठीक है ना। अब मैम ये जो एपिथेलियम होती है, आपने प्रॉपर्टी बता दी, जनरल फीचर बता दिया, ये एपिथेलियम बेटा दो प्रकार में डिवाइडेड, दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक जिसे कहा जाता है सिंपल एपिथेलियम, एक जिसे कहा जाता है कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम का मतलब होता है आपके पास सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होंगी बेटा। आपकी एपिथेलियम मान लो आपने एक दीवार बनाई, तो दीवार में आप देखोगे एक जमीन से उठी हुई सिर्फ बेटा एक ही आपने लेयर बनाई है सेल्स की, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, दैट इज कॉल्ड एज बेटा सिंपल एपिथेलियम। सिंपल मतलब सिंगल, बहुत पतली होती है ये लेयर, ठीक है ना। लेकिन कंपाउंड एपिथेलियम में सिर्फ एक लेयर ऑफ सेल्स नहीं दिखती, कंपाउंड का मतलब ये मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स। ये मल्टीपल होने की वजह से बहुत चौड़ी हो गई ना बेटा, मोटी हो गई। ऐसी एपिथेलियम आप यूजुअली देखोगे कि आपकी प्रोटेक्शन देने में बहुत हेल्प करती है, सिक्रीशन वगैरह में उतना काम नहीं होता, कवरिंग करती है, आपको प्रोटेक्शन देती है। बट जो आपकी सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम है ना बेटा, सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम आप देखोगे यूजुअली इसका काम प्रोटेक्शन देना नहीं होता, क्योंकि ये सिंगल बहुत पतली लेयर है। बट ये जहां पे भी होगी बेटा, ये आपके सिक्रीशंस में हेल्प करेगी, डिफ्यूजन्स में हेल्प करेगी, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगी, ठीक है ना, फिल्टरेशन में हेल्प करेगी। दिस इज योर मेजर बेटा टू टाइप ऑफ एपिथेलियम। Now, as per NCERT, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस ऑफ सेल्स के बेसिस पर आप सिंपल एपिथेलियम को तीन पार्ट्स में क्लासिफाई करते हो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल। का मतलब होता है सेल्स के स्ट्रक्चर पर निर्भर करते हुए सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, फ्लैट है, क्यूबिकल है या कॉलमनार है, इस पर डिपेंडेंट होके आप सिंपल एपिथेलियम को मेजरली तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हो। और भी पार्ट्स टाइप्स होते हैं, बट शेप तो सेल का यही हो सकता है, शेप इसके अलावा चौथा कोई नहीं है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। बेटा बहुत इजी है,
सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम में सेल्स कैसे होते हैं बेटा? फ्लैट। इनका न्यूक्लियस भी फ्लैट और इनका न्यूक्लियस सेंटर पे लोकेटेड होता है। एनसीईआरटी कहती है ये सेल्स जो होते हैं इनकी बाउंड्रीज देखोगे तो बड़ी इरेगुलर बाउंड्रीज होती है, फिक्स बाउंड्री नहीं होती, ठीक है ना। जैसे कि हमने ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम बनाया हुआ है, मैं साइड से अगर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम को देखूंगी तो देखो ये सेल्स उठे हुए नहीं है, बिल्कुल चपटे सेल्स है। पता है जैसे टाइल्स होती है ना, चपटी है ना, फ्लैट है, उठी हुई नहीं है ना, तो चपटी जैसे दिखती है ना बेटा, वैसे ही सिंपल स्क्वामस भी दिखती है, बिल्कुल चपटी। क्यूबिकल देखोगे तो वो प्रॉपर क्यूबिकल होते हैं, ऐसे होते हैं, ठीक है ना। पर ये तो चपटी सेल्स है, न्यूक्लियस भी चपटा है, फ्लैट है और सेंटर पे लोकेटेड है। और ये तो साइड व्यू देख रही हूं मैं, जब मैं ऊपर से इसे देखूंगी ना बेटा, तो क्या मतलब है कि इनकी इरेगुलर बाउंड्रीज होती है। क्वेश्चंस पूछते हैं बेटा यहाँ से, मतलब आप इनकी बाउंड्री को देखो, कोई डेफिनेट पैटर्न आपको नहीं दिख रहा, बड़ी इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं। समझ में आ गई बात बेटा? ये मैं टॉप से देख रही हूँ। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम बिल्कुल फ्लैट दिखती हैं, जैसे टाइल्स दिखती हैं, इसी वजह से इसको पेवमेंट एपिथेलियम भी बोला जाता है, जैसे टाइल्स ऑन फ्लोर, इसी वजह से इसे पेवमेंट एपिथेलियम बोलते हैं। आपको मैं ये बता दूं, क्योंकि ये इतनी पतली लेयर है बेटा, इतनी पतली लेयर है, इसीलिए यहाँ से डिफ्यूजन या फिल्टरेशन होना बहुत आसान है, इसीलिए इनका रोल होता है डिफ्यूजन और फिल्टरेशन में। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं, ये एक ऐसी एपिथेलियम है, ऐसे सेल्स का शेप है जिसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती। ना आपको ऐसे फ्लैट सेल्स के ऊपर माइक्रोविलाई कभी दिखेगी, ना आपको कभी सीलिया दिखेगी। अब बेटा इनका काम क्या है? फिल्टरेशन एंड डिफ्यूजन। इसके एग्जांपल क्या होंगे? जहां जहां पे फिल्टरेशन हो रहा है, जहां जहां पे डिफ्यूजन हो रहा है, आपके लंग्स में एल्वियोलाई में डिफ्यूजन हो रहा है, वहां पे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, आपके ब्लड वेजल्स में सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, आर्टरी में भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है, सबसे बेटा अंदर वाली लेयर में ट्यूनिका इंटीमा, आपके वेन्स के भी ट्यूनिका इंटीमा में है, कैपिलरी में तो सिंगल लेयर ही होती है एंडोथेलियम की, तो आपकी वहां पे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। मैंने लिखा भी हुआ है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ ब्लड वेजल्स इज नोन एज एंडोथेलियम। आपकी जो ग्लोमेरुलस होती है बेटा, ग्लोमेरुलस इज अ ब्लड कैपिलरी, वहां पे भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होती है। ग्लोमेरुलस कहाँ होती है? ये मैंने बना के भी बताया था बच्चों को, ये आपकी नेफ्रॉन है ना, नेफ्रॉन में ये बोमेंस कैप्सूल है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ हिनले है, डीसीटी है। तो ये जो आपके ग्लोमेरुलाई होती है, ये नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी है, इसमें भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। इवन बोमेंस कैप्सूल में भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, एक जगह पे मॉडिफाइड वाली होती है, एक जगह पे नॉर्मल होती है ना। आपकी पीसीटी में देखोगे कि आपके पास ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल होते हैं, आपके डीसीटी में देखोगे नॉर्मल क्यूबॉइडल होते हैं। ये मैंने दिखाया हुआ है आपके ब्लड वेजल्स में कैसे प्रेजेंट है बेटा, आपके सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, आपके एल्वियोलाई में कैसे प्रेजेंट है। ये चैप्टर इज ऑल अबाउट एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए बच्चों, ठीक है ना। अब मैम देखो, सिंपल स्क्वामस तो बड़ा सिंपल था क्योंकि इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं दिखती, ठीक है ना। लेकिन सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की जब हम बात करते हैं, कंपेयर करो, उसकी सेल्स फ्लैट, इसकी सेल्स क्यूबिकल, अगले वाले की सेल्स कॉलमनार, उसकी न्यूक्लियस फ्लैट इन द सेंटर, इसकी न्यूक्लियस राउंड इन द सेंटर, अगले वाले की न्यूक्लियस ओवल होती है और बेस पे लोकेटेड होती है। कंपेयर हो गया। आप इसके सेल्स को देखो कैसे क्यूबिकल दिख रहे हैं, न्यूक्लियस राउंड दिख रहा है और न्यूक्लियस सेंटर पे दिख रहा है। अब बेटा क्यूबॉइडल एपिथेलियम, एक तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगी ऐसे जैसे आपने बनाए, जिसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है आपके एपिकल सरफेस पर, जिसे फ्री सरफेस भी कहती है एनसीईआरटी, फ्री सरफेस, कोई मॉडिफिकेशन नहीं। ऐसी भी दिख सकती है, दूसरी बेटा ऐसी दिख सकती है ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल, और तीसरी दिख सकती है बेटा क्या, आपकी सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, मतलब एक के ऊपर माइक्रोविलाई होगा फ्री सरफेस पर, एक के ऊपर बेटा फ्री सरफेस पर सीलिया होगा। अब इनके एग्जांपल्स आपको देखने हैं। मैम देखो, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम और ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम का रोल यूजुअली सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में होता है, लेकिन जो सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम है उसका काम होता है किसी भी चीज की मूवमेंट कराना। देखो, सिलिएटेड क्यूबॉइडल हो, सिलिएटेड कॉलमनार हो, उसका काम मूवमेंट कराना ही होगा। ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल हो, ब्रश बॉर्डर कॉलमनार हो, उसका काम एब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन करना ही होगा। समझ में आ गई बात बेटा? लेकिन एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात करूं तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम बेटा कहाँ कहाँ होती है? आपके डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि डीसीटी में होगी। आपके थायराइड ग्लैंड में आपने फॉलिकल्स पढ़े ना केमिकल कोऑर्डिनेशन में, तो थायराइड फॉलिकल्स के अंदर है बेटा। आपके टेस्टिस या ओवरी के अंदर बेटा एपिथेलियम होती है, जर्मिनाल एपिथेलियम, वो जर्मिनाल एपिथेलियम भी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है। हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं ना बेटा, जिनमें डक्ट होती हैं, जिनमें डक्ट्स होती हैं, तो ग्लैंड्स में बड़े बड़े डक्ट्स भी होते हैं और छोटे छोटे डक्ट्स भी होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो किसी भी ग्लैंड का, मान लो जैसे कि मैंने यहाँ पैंक्रियास बनाया,
तो पैंक्रियाज में जैसे बेटा जो बड़ी वाली डक्ट होती है ना, बड़ी वाली डक्ट में कंपाउंड एपिथेलियम होगी, मैं आपको पढ़ाऊंगी लार्जर डक्ट ऑफ ग्लैंड्स। लेकिन अगर आपके पास ऐसी छोटी छोटी डक्ट्स है ना, तो ग्लैंड्स के छोटे छोटे डक्ट में सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल स्मॉल डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, एनसीईआरटी। ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल के लिए एक ही एग्जांपल याद रखो, उसी से काम चल जाएगा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और बेटा सिलिएटेड क्यूबॉइडल के लिए याद रखो कि आपकी जो छोटी ब्रोंकियोल्स होती हैं उनमें होती है सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। जो बड़ी ब्रोंकियोल्स होंगी बेटा उनमें होगा सिलिएटेड कॉल्यूमनार एपिथेलियम। ठीक है ना। सेम उसी फ्लो चार्ट के जैसा ही बेटा सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम को भी हम समझ सकते हैं। इसके सेल्स लंबे लंबे होते हैं, टॉल होते हैं, स्लेंडर होते हैं। न्यूक्लियस ओवल होता है, न्यूक्लियस की पोजीशन बेस पे होती है जैसा हमने बनाया हुआ है। लंबे लंबे इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल टॉल स्लेंडर सेल्स न्यूक्लियस ओवल होते हैं और न्यूक्लियस की पोजीशन बेस पर होती है। अब मैम ये भी 3 प्रकार से डिवाइडेड है, एक सिंपल कॉलमनार जिसके फ्री सरफेस पर कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, एक ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार जिसके फ्री सरफेस पर बेटा माइक्रोविलाई है, एक सिलिएटेड कॉलमनार जिसके फ्री सरफेस पर सिलिया है। इन दोनों का काम सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन होगा, जैसे आपने क्यूबॉइडल में पढ़ा। इसका काम होगा बेटा मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल। तो सिंपल कॉलमनार यानी जिसके एपिकल सरफेस पर कोई मॉडिफिकेशन नहीं है बेटा, ये आपके जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल में मिलता है। और स्पेसिफिकली अगर आप देखो तो वहां आपके स्टमक में आपको सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम मिलते हैं। ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल कहां दिखे थे, पीसीटी। ब्रश बॉर्डर कॉलमनार कहां दिखेंगे बेटा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम चीजों का एब्जॉर्प्शन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है बेटा, वहां होता है ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियम। हमारे जो म्यूकस प्रोड्यूस करने, म्यूकस एक चिपचिपा सब्सटेंस है बेटा, म्यूकस प्रोड्यूस करने वाले कुछ सेल्स होते हैं गॉबलेट सेल्स। तो गॉबलेट सेल्स में भी होता है बेटा ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियम। और सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम हमारे लार्ज ब्रोंक्यूल्स में होगा, हमारी फैलोपियन ट्यूब में होगा। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स, तो यही है बेटा। एक अतिरिक्त ज्ञान मैंने यहां बताया, एक और मॉडिफाइड सिंपल एपिथेलियम होती है जिसे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बोलते हो। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स मल्टीलेयर्ड, है तो ये सिंपल एपिथेलियम बट ऐसा लगता है कि मल्टीलेयर्ड है। ऐसा क्यों होता है मैम, ये देखो अतिरिक्त ज्ञान है, आप चाहो तो इसे देखो, आप चाहो तो इसे छोड़ सकते हो, ठीक है ना। होती सिंगल लेयर है बट ये मल्टी लेयर क्यों दिखती है मैम, क्योंकि इसमें कुछ सेल्स तो लंबे लंबे होते हैं बहुत, कुछ सेल्स छोटे छोटे होते सारे बेटा कॉलमनार सेल्स हैं, सारे कॉलमनार सेल्स हैं बट अनइक्वल साइज के कॉलमनार सेल्स होते हैं, इसीलिए इसे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बोलते हैं। ठीक है ना। और मैंने यहाँ पे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड में भी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम दिखाया हुआ है, क्योंकि ऐसी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम आपको आपके ट्रेकिया और ब्रोंकाई में देखने को मिलती है। तो एडिशनली आप ये याद रख सकते हो कि ट्रेकिया ब्रोंकाई में एक सिलिएटेड एपिथेलियम है बट वो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम दिखती है। अब मैम एक और स्पेशल टाइप का एपिथेलियम बताया हुआ एनसीईआरटी ने, जो सिंपल एपिथेलियम ही है बट ऐसी सिंपल एपिथेलियम जो स्पेशलाइज्ड होती है सिक्रीशंस के लिए, दैट इज ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। अब ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम का मतलब एक ऐसे एपिथेलियम जो सिक्रीशंस कर रही है, जो ग्लैंड्स का फॉर्मेशन कर रही है। अब बेटा देखो ये ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम में जो सेल्स होते हैं ना, वो या तो क्यूबॉइडल होते हैं या तो कॉलमनार होते हैं। फ्लैट सेल्स आपको कहीं नहीं दिखेंगे, फ्लैट सेल्स का तो वैसे भी कहीं और यूज नहीं है, ठीक है ना। ये या तो बेटा क्यूबॉइडल होते हैं या तो कॉलमनार होते हैं, जो स्पेशलाइज्ड होते हैं सिक्रीशंस के लिए और ग्लैंड्स बनाते हैं। समझ में आ गई बात। ग्लैंड्स क्या होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स बेटा जो सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, जो सिक्रीशन बनाते हैं। अब ये ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम बेटा ऑन डिफरेंट बेसिस क्लासिफाई होता है एज पर एनसीईआरटी। आपको देखना है, एक यूनिसेलुलर ग्लैंड होता है, एक मल्टीसेलुलर ग्लैंड होता है। यूनिसेलुलर का मतलब ही बेटा सिंगल आइसोलेटेड सेल जो ग्लैंड की तरह काम कर सके। एक ही ग्लैंड सिक्रीशन बना रहा है और वो सिक्रीशन रिलीज कर रहा है, जैसे गॉबलेट सेल, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम है ना कॉलमनार, तो गॉबलेट सेल सिक्रीशन बना रहा है, एक सिंगल सेल एज अ ग्लैंड काम कर रहा है, इसे किसी की जरूरत नहीं है। और ये बेटा सिक्रीशन प्रोड्यूस कर रहा है जो उसे म्यूकस बोल रहे हैं। सिंगल सेल एक्टिंग एज अ ग्लैंड, यूनिसेलुलर। एक ऐसा ग्लैंड जो बेटा मल्टीपल सेल्स के प्रेजेंस से या कॉम्बिनेशन से बने, मेनी सेल टुगेदर फॉर्म द ग्लैंड, मेक द सिक्रीशन, बहुत सारे सेल्स मिलकर सिक्रीशन कर रहे हैं, दिस इज अ मल्टीसेलुलर ग्लैंड। ज्यादातर ग्लैंड्स मल्टीसेलुलर होते हैं। आपका सलाइवरी ग्लैंड, आपके स्वेट ग्लैंड, आप जितने मैक्सिमम ग्लैंड्स का नाम लोगे वो मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स होते हैं बेटा, ठीक है ना।
ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। नंबर 2 हम कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग देयर सिक्रीशन। अपना सिक्रीशन वो कैसे पोर करते हैं, अपना सिक्रीशन कैसे बेटा डाल रहे हैं, उस पर आधारित है आपके बेटा। ये पढ़ा हुआ है हमने ऑलरेडी केमिकल कोऑर्डिनेशन में, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, हेटेरोक्राइन या मिक्सग्राइन। हालांकि एनसीईआरटी कहती है ये और ये, तो एनसीईआरटी याद रखो कि ऑन द बेसिस ऑफ पोरिंग देयर सिक्रीशन एज पर एनसीईआरटी इट सेज बेटा एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, बट एक और टाइप होता है हेटेरोक्राइन, है ना, मैंने वहां पे भी दिखाया था। एनसीईआरटी ने तो वैसे एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दे रखा है, तो एनसीईआरटी की लाइन को याद रखना है, ठीक है ना। हेटेरोक्राइन इज अनदर टाइप, ठीक है ना। एंडोक्राइन मतलब डक्टलेस ग्लैंड, कुछ ऐसे ग्लैंड जो बिना डक्ट के ही अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में बेटा डाल दे रहे हैं। ज्यादातर एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपने पढ़े, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। लेकिन ऐसे ग्लैंड्स जो डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन बाहर करते हैं वो होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे म्यूकस बाहर आ रहा है तो यानी कि आपके गॉबलेट सेल्स एक्सोक्राइन है। आपका सलाइवा अगर बेटा एग्जांपल है तो आपका जो सलाइवरी ग्लैंड है वो एक्सोक्राइन है। आपका टीयर हो गया, आपका ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए, ये सारे बेटा सिक्रीशंस आपके किसके थ्रू बाहर आते हैं, डक्ट। तो आपका सलाइवरी ग्लैंड, आपका गॉबलेट सेल, आपका टीयर ग्लैंड, आपका स्वेट ग्लैंड, आपका ऑयल ग्लैंड या सेबेशियस ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड, ये सारे होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। फिर आते हैं बेटा मिक्स ग्लैंड, कंपोजिट ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड, इसको कहा जाता है एंडोक्राइन पार्ट भी है, जैसे पैंक्रियाज हो गया, एंडोक्राइन पार्ट में बेटा हार्मोन्स हो गए, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। और एक एक्सोक्राइन पार्ट भी हो गया बेटा, जैसे सेल्स ऑफ एसिना या एसिनार सेल्स, जिससे बाहर आता है पैंक्रियाटिक जूस। सो दिस इज कॉल्ड एज बेटा मिक्स्ड ग्लैंड। अब बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम की, जो बहुत ज्यादा एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, लेकिन इसको इस तरीके से ही पढ़ेंगे कि एनसीईआरटी की क्लैरिटी भी रहे और बहुत ज्यादा अतिरिक्त भी हम ना पढ़े। कंपाउंड एपिथेलियम को हम कहते हैं बेटा एक ऐसी एपिथेलियम जो मल्टी लेयर्ड होती है एज पर एनसीईआरटी, एंड ऑब्वियसली हमें समझ में आ गया सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन में इसका कम रोल होगा बेटा। इतनी मोटी लेयर है, इससे सिक्रीशन कराते कराते तो मौत आ जाएगी बेटा, इससे एब्जॉर्प्शन कराते कराते तो मौत हो जाएगी, इतनी ज्यादा मल्टी लेयर्ड है ये। इसका काम होता है आपको किसी भी तरीके की केमिकल स्ट्रेस, मैकेनिकल स्ट्रेस, यार यही एपिथेलियम तो झेल रही होती है ना किसी भी प्रकार के स्ट्रेस को। अगर आपकी यहाँ पे कट लग जाए ना बेटा आज के डेट पे, तो बाहर जितने भी केमिकल्स हैं, या मान लो मसालों से काम कर रहे हो, मसालों से काम नहीं भी कर रहे हो ना, पसीना ही क्यों आ जाएगा ना तो जलने लगेगा हाथ। तो एनी काइंड ऑफ केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस से तुम्हें ये बचाती है। कंपाउंड एपिथेलियम जो मल्टी लेयर्ड है, इसे हम वैसे 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, बट एनसीईआरटी में क्लासिफिकेशन नहीं दी हुई है ना, बट समझने में ये चीज आपको हेल्प करेगी। एक होती है बेटा जिसे कहते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम, एक कहते हैं जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। वैसे आप याद रखो ट्रांजिशनल एपिथेलियम वो होती है जो स्ट्रेचेबल होती है, जिसको आप स्ट्रेच कर सकते हो। जैसे हमारी यूरिनरी ब्लैडर होती है, जब इसमें यूरिन भरता है तो आपकी यूरिनरी ब्लैडर भी स्ट्रेच करती है ना, स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, सिग्नल देते हैं फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो जो स्ट्रेचेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम के पास होती है, वो एक प्रकार का कंपाउंड एपिथेलियम। बट दूसरा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है जो नॉन स्ट्रेचेबल होता है वो होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। और ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम आपके बॉडी, इसी यही एनसीईआरटी में दिया है कि आपकी जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है विच इज मल्टी लेयर्ड ओनली, ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कुछ कुछ आपके ड्राई सरफेसेस पर और कुछ कुछ आपके मॉइस्ट सरफेसेस पर प्रेजेंट होती है। ड्राई सरफेसेस लाइक योर स्किन। व्हाई योर स्किन इज ड्राई? I mean not that dry, you know, you put moisturizer, but why it is dry? अगर इसकी स्किन देखो और बकल कैविटी में अंदर का बकल कैविटी का स्किन देखो तो अंदर गीला है और बाहर ड्राई है। Why is it dry? क्योंकि इसमें केराटिन प्रोटीन की डिपोजिशन हो जाती है आउटर मोस्ट पार्ट पे, एपिकल सरफेस पे। सो दिस इज अ केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, और इस केराटिन की वजह से आपकी आउटर सरफेस ड्राई हो जाती है बेटा। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि ड्राई में keratin protein is deposited on epithelium and it makes the surface dry, impermeable for water like your skin। और जहां केराटिन नहीं है उसकी सरफेस मॉइस्ट रह जाती है, और वहां पे भी कंपाउंड है बट नॉन केराटिनाइज वाली, जैसे आपकी बकल कैविटी, जैसे आपका ईसोफेगस, जैसे आपकी फेरिंक्स, जैसे वेजाइना। और इसी में आता है मॉइस्ट सरफेसेस में पैंक्रियाटिक डक्ट्स, सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट, ये दोनों याद रखने हैं बेटा। कंपेयर करके क्वेश्चन पूछते हैं तो आपकी पैंक्रियाटिक डक्ट, आपकी सलाइवरी डक्ट लार्ज डक्ट होती हैं, इसमें कंपाउंड एपिथेलियम होती है, और आपकी जो छोटी डक्ट्स होती है ग्लैंड्स की उसमें सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है। डन 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 डन। मैम एपिथेलियम से रिलेटेड
एक टॉपिक दिया हुआ है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, अगर बनते हैं तो, और बहुत इजी बनते हैं आपके बेटा। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शंस होते हैं सेल्स के बीच में, जिन्हें सेल जंक्शंस बोला जाता है। जंक्शंस मतलब सेल्स के बीच का कनेक्शन, उनके स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए है या उनके बीच में किसी ना किसी प्रकार के फंक्शन को हेल्प कर रहा है, फंक्शंस में हेल्प कर रहा है, इन्हें आप कहते हैं सेल जंक्शंस। वैसे तो ये बेटा सारे टिश्यूज में मौजूद है सेल जंक्शंस, पर सबसे ज्यादा सेल जंक्शंस आपको एपिथेलियम में दिखते हैं, इसलिए हम इसे एपिथेलियम के बाद पढ़ते हैं। सो देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ सेल जंक्शंस बेटा, टाइट जंक्शंस, एडहेरिंग जंक्शंस एंड गैप जंक्शंस। जैसा इनका नाम वैसा इनका बेटा फंक्शन होता है। देखो हम कहते हैं टाइट जंक्शंस दो सेल के बीच के ऐसे जंक्शंस होते हैं, ये टाइट जंक्शन है। टाइट जंक्शंस बेटा ऐसे जंक्शंस होते हैं, डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन आता है, टेल द जंक्शंस या नेम द जंक्शंस दैट प्रिवेंट लीकेज अक्रॉस द सेल्स, जो सेल्स के अक्रॉस किसी भी चीज को लीक नहीं होने देते। बाहर अगर कोई सब्सटेंस है तो उसको अंदर सेल्स के लीक नहीं होने देंगे, ये जंक्शंस होते हैं आपके सेल जंक्शंस। डायरेक्ट क्वेश्चन, टाइट का मतलब ऐसे बांध के रखा है दोनों सेल्स को कि इसके अंदर कोई घुस ना पाए। प्रिवेंट लीकेज अक्रॉस सेल इज टाइट जंक्शन। गैप जंक्शंस बेटा ये तो हमने कई बार पढ़ा भी हुआ है। ये दो सेल्स है, दो सेल्स के बीच में एक, मान लो एक ऐसा जंक्शन है, एक प्रोटीन का टनल है जो बेटा एक सेल के साइटोप्लाज्म को दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्ट कर रहा है। अब इस जंक्शन को कम्युनिकेशन जंक्शंस भी बोलते हैं। व्हाई इज इट कम्युनिकेशन जंक्शन बेटा? आपने इन दोनों सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर दिया, सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर दिया, तो जो मैं सेल नंबर 1 को इंफॉर्मेशन दूंगी वो ऑटोमेटिकली सेल नंबर 2 तक पहुंच जाएगा ना बेटा, क्योंकि इन दोनों के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर दिया है। और ऐसा जरूरी भी होता है बहुत सारी जगह पे, कम्युनिकेटिंग जंक्शन है ना। सो कम्युनिकेटिंग जंक्शंस कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स एंड बेटा ये कम्युनिकेशन कैसे करते हैं? बाय ट्रांसफर ऑफ आयंस, बाय ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स इवन बिग मॉलिक्यूल्स, ये भी याद रखना है। It is also called as communicating junctions. And how do they communicate beta? By transfer of ions, by transfer of small molecules, by transfer of sometimes big molecules, and this is how they communicate. That is why they are also called as communicating junctions. और फिर बात करते हैं बेटा हम adhering junctions. हम हमेशा आपको कहते हैं adhere to the syllabus, adhere to the schedule. Adhere का मतलब होता है stick. ऐसे जंक्शंस जो सीमेंटिंग का काम करते हैं, जो दो सेल्स को लॉक कर देते हैं, ऐसे मान लो दोनों सेल्स को लॉक कर दिया, जैसे तुमने दो ईंटों के बीच में सीमेंट लगा दिया। ऐसे जंक्शन दैट हेल्प्स इन सीमेंटिंग बिटवीन सेल्स आर कॉल्ड एज अडहेरिंग जंक्शन। ग्लूइंग मैंने लिखा भी है, दीज जंक्शंस आर प्रेजेंट इन एपिथेलियम एज वेल एज अदर टिश्यूज। तो सिंपल सी बात याद रखनी है, टाइट जंक्शन प्रिवेंट लीकेज अक्रॉस अ सेल, गैप जंक्शंस help in communication between cell, and beta adhering junctions help in cementing between cell. Direct question. This is beta epithelium. Next हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है ना। इस चैप्टर में यही दो टिश्यूज हैं जो सबसे ज्यादा डिटेल में हैं, क्योंकि मस्कुलर टिश्यू के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में ज्यादातर हम ऑलरेडी कर चुके होते हैं लोकोमोशन में। हमें सिर्फ 3 टाइप के मसल्स के बारे में पढ़ना है, और न्यूरल टिश्यू के भी मैक्सिमम फंक्शंस हम वहीं कर चुके हैं। यहाँ हम सिर्फ न्यूरॉन्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। अगर आप चारों टिश्यूज को कंपेयर करोगे तो सबसे ज्यादा अबेंडेंट, सबसे ज्यादा प्रेजेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू, जिसका काम होता है बेटा सपोर्ट एंड लिंकेज देना। आप कनेक्टिव टिश्यू में देखो ना, आपके बोन्स को, आपके कार्टिलेज को, आपके ब्लड को, तो ये सपोर्ट दे रहा है, आपको लिंकेज प्रोवाइड कर रहा है बेटा, है ना। आपके एक जगह को दूसरी जगह से, एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट कर रहा है, सपोर्ट एंड लिंकेज। अगर मैं कनेक्टिव टिश्यू में देखूं मैम होता क्या है, तो इसमें होता है सेल्स और इसमें होता है मैट्रिक्स, जैसा आपके एपिथेलियम में भी था। फर्क इतना है बेटा कि एपिथेलियम में सेल्स जो होते हैं बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, और उनमें मैट्रिक्स कम होता है। यहाँ पे आप देखोगे मैट्रिक्स बहुत ज्यादा है, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स है जो अभी मैं आपको एरियोलर टिश्यू से समझाने की कोशिश करूंगी। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, मास्ट सेल्स, मैक्रोफाज, व्हाइट ब्लड सेल, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बेटा। मैट्रिक्स में आपके पास जो मैट्रिक्स इनके पास बहुत ज्यादा है, इनमें आप देखोगे मैट्रिक्स के अंदर कुछ होते हैं फाइबर्स और कुछ है इनका ग्राउंड सब्सटेंस। इतना डिटेल एनसीईआरटी में है नहीं, आप याद रख सकते हो मैट्रिक्स ग्राउंड सब्सटेंस है बेटा, वही म्यूकोपॉलीसैकेराइड ग्लाइकोप्रोटीन्स जो बेसमेंट जिससे बना हुआ था। तो उस मैट्रिक्स का एक हिस्सा है ग्राउंड सब्सटेंस, जिस ग्राउंड सब्सटेंस में फाइबर्स होते हैं, कोलाजन, इलास्टिक, रेटिकुलर, ठीक है ना।
तो एक हो गया इसके पास मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में एक हिस्सा है जो आप समझ लो ग्राउंड सब्सटेंस है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ग्लाइकोप्रोटीन्स, और दूसरा हिस्सा है फाइबर्स। और उसी मैट्रिक्स में एक और चीज मौजूद है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। मैंने ये मैगी में क्या समझाया था पता है? जैसे हम मैगी बनाते हैं तो मैगी में मैंने पानी डाला, मैगी में मैंने वेजिटेबल्स डाले, और मैगी में मैंने मैगी डाला। तो मैगी को मैंने बोला कि समझ लो वो फाइबर्स हैं, जो मैंने पानी डाला मान लो वो ग्राउंड सब्सटेंस है, और जो मैंने बेटा आपके वेजिटेबल्स डाले वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स है। तो फाइबर्स और आपके ग्राउंड सब्सटेंस ने मिलकर मैट्रिक्स को बनाया, और बाकी बचा हुआ है वेजिटेबल्स हो गए आपके डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। कनेक्टिव टिश्यू की क्लासिफिकेशन को एक बार ही देखते हैं बेटा। हाउ कैन यू क्लासिफाई कनेक्टिव टिश्यू? यू आर क्लासिफाइंग इट इनटू 3 टाइप्स, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। जब आप लूज कनेक्टिव टिश्यू को देखोगे तो उसमें फर्दर बेटा 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आपके पास है बेटा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। फिर आते हैं आपके पास स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें बेटा हम ब्लड और लिम्फ के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में। इसमें 2 है ना आपके पास, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बेटा ब्लड एंड लिम्फ। हियर वी विल बी टॉकिंग अबाउट स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज एंड बोन। ठीक है ना। अच्छा, लूज डेंस इसको क्यों बोला? स्पेशलाइज के तो चलो स्पेशल फंक्शन होता है, लूज को लूज क्यों बोला, डेंस को डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला, इसे मैगी से ही समझो। तो अलग अलग लोगों की मैगी बेटा अलग अलग पसंद की होती है, बट मैं उतनी मैगी की चर्चा नहीं करने जा रही हूं। मैं एक बेसिक बात आपको बता रही हूं कि यार देखो मेरे को मैगी बनानी है, तो एक मैगी बनाने का ऑप्शन है मेरे पास कि मैंने उसको बहुत, जैसे हम टिफिन में लेके जाते थे ना, मैगी जम जाती थी, पानी कम हो गया, मैगी एकदम जमी जमी है। एक है किसी किसी को सूपी मैगी पसंद है। मैगी अभी कितने लोग बेटा मन कर गया होगा मैगी खाने का, जैसे मेरे को कर गया, ठीक है ना। तो एक मैगी मैंने बनाई सूपी मैगी, जिसमें पानी बहुत ज्यादा था, मैट्रिक्स ज्यादा था, तो मेरे फाइबर्स और मेरे वेजिटेबल उसमें तैर रहे हैं, वो है लूज कनेक्टिव टिश्यू। मैट्रिक्स इज बेटा मोर एंड द सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली एग्रीगेटेड इन द मैट्रिक्स। और एक है टिफिन वाली मैगी, जमी हुई मैगी, वो है मेरी डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आपका मैट्रिक्स कम है और उसमें सेल्स एंड फाइबर्स बेटा कॉम्पैक्टली प्रेजेंट है। मैंने यहां लिखा भी हुआ है, सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली एग्रीगेटेड इन द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का अमाउंट ज्यादा है। एरिओले का मतलब होता है स्पेस। यहां पे आप देखोगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के डायग्राम से आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स कनेक्टिव टिश्यू के भी समझ में आ जाएंगे। ये एज इट इज डायग्राम याद रखना है, क्योंकि ये फिगर की लेबलिंग आपसे पूछी जा सकती है नीट एग्जाम में। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स दैट यू सी इन द कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर से ही हम समझ लेते हैं बेटा, आपके पास मैक्रोफाजेस हैं, आपके पास ऐसे हेडफोन शेप न्यूक्लियाई वाले कुछ सेल्स हैं, WBC जिसे इओसिनोफिल बोलते हैं। एक ऐसे ग्रीन कलर के सेल्स आपको दिख रहे होंगे, ये सबसे अबंडेंट सेल होते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू में, इन्हें फाइब्रोब्लास्ट सेल बोलते हैं। इनके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, ये ऐसे सेल्स होते हैं जो फाइबर्स का सिक्रीशन करते हैं, जो फाइबर्स बनाते हैं। कोलेजन फाइबर्स होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, जिनके बारे में आगे हमने डिस्कस किया हुआ है। जैसे यहाँ पे मैंने ये व्हाइट वाले कोलेजन फाइबर्स बनाए हुए हैं, और कुछ बेटा मैंने इलास्टिक फाइबर्स बनाए हुए हैं। कुछ रेटिकुलर फाइबर्स भी होते हैं, बट इनका नाम एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है। ये भी बेटा एक प्रकार के WBC मैंने बनाए हुए हैं, दैट इज प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा बी सेल्स। ये बेटा मैंने बनाया हुआ है एक प्रकार का बेटा मास्ट सेल, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी लेबलिंग कहाँ चली गई है? मास्ट सेल को मैंने लेबल नहीं किया है मास्ट सेल, मास्ट या मस्त सेल्स। और ये मैंने एक मल्टी लोब्ड न्यूक्लियाई वाला एक बेटा सेल बनाया हुआ है WBC, जिसे कहते हैं हम न्यूट्रोफिल। ठीक है ना, इन सेल्स को बेटा आपको याद रखना है। और ये मैंने ग्राउंड सब्सटेंस बनाया हुआ है डॉट से। इन सेल्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, जितनी आपकी, अच्छा कहाँ है हमारे ये सेल्स, ये रहे सेल्स की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, ये फाइबर्स सिक्रीट करता है। फाइबर्स के अलावा बेटा जो ग्राउंड सब्सटेंस है ना, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये भी ये फाइब्रोब्लास्ट सेल सिक्रीट करते हैं। मैक्रोफाजेस हमने बहुत पहले से पढ़ा है, फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं बेटा, फैगोसाइटोसिस करते हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब अगर कोई भी फॉरेन सब्सटेंस है, इसको ये खा लेगा, निगल लेगा, और निगलने के बाद उसका बेटा खात्मा कर देगा, बेटा उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। समझ में आ गई बात? Then you have बेटा different type of WBCs, और WBC का काम आप ओवरऑल याद रख लो यार, डिफेंस है, इओसिनोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स है, प्लाज्मा बी सेल्स है। टाइप ऑफ WBC है, बेसिकली आपका डिफेंस में आपको ये हेल्प करेंगे।
ठीक है ना मैम। फाइबर्स मेनली दो प्रकार के होते हैं, कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स। बेटा ध्यान से सुनो, एनसीईआरटी ने तो कोलेजन फाइबर्स को ब्लू कलर से बना रखा है, बट नॉट अ प्रॉब्लम। कोलेजन फाइबर्स व्हाइट कलर के होते हैं, इसीलिए इन्हें व्हाइट फाइबर्स भी बोलते हैं। और इलास्टिक फाइबर्स बेटा येलो कलर के होते हैं, इसीलिए इन्हें येलो फाइबर्स भी बोला जाता है। कोलेजन फाइबर्स आप देखोगे ये ऐसे फाइबर्स होते हैं जो हमेशा बंडल में मौजूद होते हैं, इसीलिए ये आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। बंडल में है ना, बचपन में कहानी पढ़ी थी ना स्टिक वाली, तो जो बंडल में होते हैं वो स्ट्रेंथ देते हैं आपको। और इलास्टिक फाइबर्स सिंगल होते हैं, इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए वो आपकी इलास्टिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो दे आर प्रेजेंट इन बंडल्स, दे आर इंडिविजुअल, दे आर स्ट्रेंथ, दे आर इलास्टिसिटी। आपके कोलेजन फाइबर्स अनब्रांच्ड होते हैं, ऐसे दिख रहे हैं तो ऐसे ही दिख रहे हैं, अनब्रांच्ड। आपके इलास्टिक फाइबर्स ब्रांच्ड होते हैं। समझ में आ गई बात? दो टाइप के फाइबर्स की बात समझ में आ गई। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पे वापस आते हैं। अच्छा, सेल्स का थोड़ा और बेटा वर्णन किया गया है, सेल्स का और वर्णन किया गया है। मास्ट सेल्स वगैरह तो मैंने बताई नहीं। ये फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफाज, डब्ल्यूबीसीज तो समझ में आ गए। फिर कुछ मास्ट सेल दिए हुए हैं। हमने मास्ट सेल के बारे में कितनी बार पढ़ा है बेटा? मास्ट सेल्स जो होते हैं, इन्फ्लेमेशन का जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है ना, मधुमक्खी ने काटा, रेडनेस हो गई, स्वेलिंग हो गई, एरिया वार्म हो गया, इन्फ्लेमेशन हो रही है, बेसिकली ये मास्ट सेल्स के अंदर ये आप मास्ट सेल का सिक्रीशन होता है। एलर्जी में भी मास्ट सेल्स एक्टिवेट होते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहे हैं। हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपारिन ये इसके अंदर मौजूद है। हेपारिन तो एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, ब्लड क्लॉटिंग को रोक रहा है। सेरोटोनिन एक वाजो कॉन्स्ट्रिक्टर है, ये ब्लड वेजल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, एकदम कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। और आपकी जो हिस्टामिन होती है ये एक वाजो डायलेटर है, ऐसा सब्सटेंस है जो अगर ब्लड वेजल्स ऐसे हैं तो इसको चौड़ा कर देगा, इसको डायलेट कर देगा। तो ये तीनों जो हैं ये सब्सटेंसेस कहां से सिक्रेट होते हैं बेटा? आपके मास्ट सेल से। अब हम बात कर रहे थे किसकी बेटा? एरियोलर की। तो एरियोलर का ठीक है, सेल्स वगैरह हमने समझ लिए। ये इसका लोकेशन और फंक्शन क्या है मैम? अगर आप इसकी लोकेशन देखोगे तो आपकी इसकी लोकेशन होती है हमारी स्किन के नीचे, बिलो या बीनीथ द स्किन। हमारे स्किन के नीचे इसकी लोकेशन होती है, और स्किन के नीचे इसकी लोकेशन होती है, मतलब कि मैम इसका काम होता है स्किन को मसल से कनेक्ट करने का। बट कैसे करेगी स्किन को मसल्स के साथ कनेक्ट? अभी आप इससे समझोगे। इसकी लोकेशन क्या है? बिलो द स्किन। इसका काम है स्किन को बेटा मसल्स के साथ में कनेक्ट करने का। और हम कहते हैं इट एक्ट एज अ बेसिक फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। बेसिक फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम मतलब एपिथेलियम के नीचे यूजुअली आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू दिखती है। अब इसे जरा समझने की कोशिश करो। हमने स्किन की कुछ लेयर बना रखी है। स्किन में है डर्मिस एंड एपिडर्मिस। डर्मिस के ऊपर एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस और डर्मिस मिलकर आपके स्किन को बना रहे हैं। डर्मिस के नीचे होता है हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस के नीचे होता है बेटा आपके पास मसल्स। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? अब बेटा आपके एपिडर्मिस जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है स्किन की, उसमें तो होता है आपके पास केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, राइट। तो आपकी एपिडर्मिस के ऊपर तो केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम हो गई। एपिडर्मिस डर्मिस ने मिला के आपकी स्किन को बनाया। आगे मैं आपको डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की लोकेशन बताऊंगी, उसकी लोकेशन होती है स्किन में। स्किन में वो स्पेसिफिकली बेटा प्रेजेंट होता है डर्मिस वाली एरिया में। ठीक है ना। और आप देखोगे इस स्किन के नीचे जो लेयर है ना हाइपोडर्मिस की, इस हाइपोडर्मिस में है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और क्योंकि इस हाइपोडर्मिस में आपकी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि मसल के साथ स्किन को कनेक्ट करने वाली होती है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि उसकी लोकेशन ही ऐसी है ना बेटा। ये आपकी स्किन है और ये आपकी मसल है, इन दोनों के बीच में हाइपोडर्मिस है। तो हाइपोडर्मिस में होती है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, तो स्किन को अंडरलाइंग मसल के साथ में कनेक्ट करने का काम होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का, एंड इट एक्ट एज अ बेसिक फ्रेमवर्क फॉर योर एपिथेलियम। फिर हम बात करते हैं बेटा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, विच इज काइंड ऑफ मॉडिफाइड बेटा या स्पेशलाइज्ड फॉर्म है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की। जब आप एडिपोज की बात करते हैं तो आप एडिपोसाइट्स की बात करते हैं, कुछ फैट फिल्ड सेल। इसकी भी लोकेशन बिलो द स्किन है। ठीक है ना। जिसकी स्किन के नीचे ज्यादा एडिपोसाइट्स होंगे वो थोड़ा सा चबी होगा, जिसके पास कम होंगे वो थोड़ा सा बेटा लीन एंड थिन होगा। हम कहते हैं एडिपोसाइट्स हैं क्या? फैट से भरे हुए सेल। अब ये फैट सेल के अंदर कैसे भर गए बेटा? तो हम कहते हैं जो भी हमारा एक्सेस न्यूट्रिएंट है जो इमीडिएटली हम यूज नहीं कर पाए, वो एक्सेस न्यूट्रिएंट जो होता है हमारा पहले फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और फैट में कन्वर्ट होने के बाद वो सेल्स के अंदर बेटा स्टोर हो जाता है, और उन्हीं सेल्स को आप एडिपोसाइट्स बोलते हैं। समझ रहे हो?
और वही एडिपोसाइट्स बेटा आपको जब, जैसा आपने पूरा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बनाया हुआ ना, बिल्कुल वैसा ही है, उस एरियोले में हमने किसको घुसा दिया अगर, एडिपोसाइट्स को, तो वही आपकी क्या है बेटा, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोसाइट्स आपको ज्यादा 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 अगर आपके एरियोले में दिखे, स्पेस में ज्यादा दिखने लग जाए, दैट इज एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। जितना ज्यादा आपने एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट अवेलेबल कराया, उतना ज्यादा वो फैट में कन्वर्ट हुआ, उतना ज्यादा वो आपके सेल के अंदर स्टोर हुआ, उतना ज्यादा आपकी एडिपोसाइट्स दिखेंगी। फैट या एडिपोज, फैट वाली जो लेयर होती है उसका काम होता है शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करना। आपकी जो इंपॉर्टेंट इंटरनल विसरल ऑर्गन्स है उनके अराउंड अगर फैट की एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है तो वो कुशन की तरह काम करती है, शॉक एब्जॉर्बर बेसिकली उसकी तरह काम कर रही है। ये मैंने राइट साइड में एक ऐसा डायग्राम बनाया हुआ है जो एनसीईआरटी में भी दिखाया हुआ है। आपका एक्सेस न्यूट्रिएंट फैट में कन्वर्ट हुआ, वो सेल्स के अंदर जाके स्टोर होने वाला है। जब ये सेल के अंदर जाएगा तो सेल की न्यूक्लियस एक साइड में शिफ्ट हो जाती है। तो आपको ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा है, ये सेल की न्यूक्लियस दिख रही है, ये आपको फैट दिख रहा है, दिस इज एडिपोसाइट। लेबलिंग के लिए पूछ सकते हैं कि ये क्या है न्यूक्लियस, ये क्या है फैट, ये क्या है सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज तो बेटा लूज कनेक्टिव टिश्यू। फिर आते हैं हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। डेंस में फाइबर्स और आपके सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं बेटा, टाइटली पैक्ड होते हैं मैट्रिक्स में, और मैट्रिक्स का अमाउंट कम है। ये टिफिन वाली मैगी है बेसिकली, ठीक है ना। अब आपकी डेंस कनेक्टिव टिश्यू दो प्रकार की है बेटा, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है ना, बिल्कुल ये वैसे ही होते हैं। रेगुलर और इरेगुलर डिपेंड करता है कि इस सेल के अंदर, इस टिश्यू के अंदर जो फाइबर्स है, फाइब्रोब्लास्ट है, सेल्स है, ये किस तरीके से अरेंज्ड है बेटा। अगर आप डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू को देखोगे तो इसमें एनसीईआरटी में डायग्राम बनाए हुए आपकी फाइब्रोब्लास्ट और आपकी जो फाइबर्स है बड़ी पैरेलली रेगुलर वे में अरेंज्ड है, रेगुलर पैरेलल अरेंजमेंट है। बट डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में देखो फाइबर्स, फाइब्रोब्लास्ट कहीं पे भी बिखरे पड़े हैं, इनकी ओरिएंटेशन बड़ी रैंडम है। So this is dense irregular connective tissue, that is dense regular connective tissue. Regular में आपके आ गए बेटा ligaments and tendons examples में, और आपकी irregular connective tissue आपकी स्किन में है बेटा, है ना। स्किन में हमने अभी पढ़ा, आपकी स्किन में अभी मैंने आपको दिखाया ना, स्किन में स्पेसिफिकली डर्मिस में आपकी डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है ना। तो इसकी लोकेशन हो गई स्किन, और उसका एग्जाम्पल हो गया लिगामेंट एंड टेंडन। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लिगामेंट और टेंडन क्या होता है। लिगामेंट ऐसा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है जो एक बोन को बोन से कनेक्ट कर रहा है, और टेंडन क्या है बेटा, एक ऐसा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है जो मसल्स को बोन से कनेक्ट कर रहा है, दैट इज टेंडन्स। समझ में आ गई बेटा बात, ठीक है जी मैम। अब बेटा हम बात करने जा रहे हैं हमारे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की, और जब मैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रही हूं तो मैं सबसे पहले बात करूंगी, क्योंकि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू तो हमें बेटा ऑलरेडी पता है, हम ब्लड और लिम्फ के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बट स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में मैं जो यहाँ पे बात करना चाहूंगी दैट इज अबाउट द स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। हालांकि नंबर ऑफ बोन्स एंड ऑल आप पढ़ चुके हैं लोकोमोशन में, बट प्रॉपर्टीज आपने नहीं पढ़ी है। सो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हम सबसे पहले बात करें स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें बोन्स और कार्टिलेज आते हैं। जब आप इनका बेटा मैट्रिक्स देखोगे तो इनका मैट्रिक्स होता है सॉलिड। आपने अभी तक फ्लूइड मैट्रिक्स पढ़ा ना, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स पढ़ा, इनका मैट्रिक्स सॉलिड होता है। लेकिन अगर आप देखोगे कार्टिलेज का मैट्रिक्स सॉलिड तो है बट सॉफ्ट है, जैसे क्ले होता है, सॉलिड है बट सॉफ्ट है। और बोन्स का जो मैट्रिक्स होता है वो सॉलिड होता है, हार्ड होता है। अभी मैं बताऊंगी, ठीक है ना। तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स हो गया सॉलिड, हमारी एंडोस्केलेटन बोन्स और कार्टिलेज की बनी होती है, जो हमारा बेसिक फ्रेमवर्क बना रही है और हमें सपोर्ट दे रही है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैम कार्टिलेज और बोन्स में एक डिफरेंस ये है कि मैट्रिक्स कार्टिलेज का भी सॉलिड है, बोन्स का भी मैट्रिक्स सॉलिड है, बट इसका मैट्रिक्स सॉलिड होने के साथ साथ सॉफ्ट एंड प्लाएबल है। ये कार्टिलेज है हमारी, ये कार्टिलेज है हमारी। जब मैं इसको दबाऊंगी तो ये टूटते नहीं है, ये रेजिस्ट कर लेते हैं कंप्रेशन को, ये प्लाएबल हैं। लेकिन बोन्स को अगर मैं प्रेशर करूंगी तो उनका मैट्रिक्स क्योंकि हार्ड होता है वो टूट जाएगा। समझ में आ गई बात। सो देयर मैट्रिक्स इज सॉलिड बट इट इज सॉफ्ट एंड प्लाएबल। आपकी जो बोन्स होती है उसका मैट्रिक्स होता है बेटा हार्ड एंड नॉन प्लाएबल। एनसीईआरटी में ऐसा तो एक सुंदर सा डायग्राम नहीं दिया हुआ कार्टिलेज का, बट बेटा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए उसको समझने के लिए आप इस डायग्राम का यूज कर सकते हैं।
एक सेक्शन दिखाया हुआ है हमने कार्टिलेज का, कार्टिलेज और बोन्स का भी आगे दिखाएंगे और आप कंपेयर करना। कार्टिलेज की कवरिंग दिखाई हुई है पेरिकॉन्ड्रियम, ऐसे ही बेटा बोन्स की कवरिंग होती है जिसे पेरिओस्टियम कहा जाता है। इस कार्टिलेज की कवरिंग के आसपास आपको ये जो सेल्स नजर आ रहे हैं ये इमेच्योर कार्टिलेज के सेल्स होते हैं। एनसीईआरटी में इन मेच्योर कार्टिलेज सेल्स का नाम नहीं दिया हुआ, तो आप चाहो तो याद रखो, चाहो तो छोड़ सकते हो, कोई नहीं। इन्हें बोला जाता है कॉन्ड्रोब्लास्ट। बोन्स में भी ऐसे बेटा कुछ इमेच्योर बोन के सेल्स होते हैं, उन्हें बोला जाता है बच्चों ऑस्टियोब्लास्ट। आप नाम को कंपेयर करते चलना, नाम को कंपेयर करते चलो। यहां पेरिकॉन्ड्रियम, वहां पेरिओस्टियम, यहां कॉन्ड्रोब्लास्ट, वहां ऑस्टियोब्लास्ट। समझ में आ रही है बेटा बात? यहां पे मैट्रिक्स है, ये डॉट 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 डॉट, इसका मैट्रिक्स होता है सॉफ्ट, उसका मैट्रिक्स होता है हार्ड। इसके मैट्रिक्स में कोलेजन फाइबर्स भी हैं, इलास्टिक फाइबर्स भी है, उसके मैट्रिक्स में होते हैं कोलेजन फाइबर्स। लेकिन दोनों के मैट्रिक्स में एक कॉमन चीज होती है कि मैट्रिक्स सॉलिड होने के साथ साथ इस मैट्रिक्स में कुछ ऐसे खाली नहीं, फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस होते हैं। ये फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस आपको बेटा बोन्स में भी दिखते हैं और आपको कार्टिलेज में भी दिखते हैं। इन फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस को बोला जाता है लैक्यूने। इन फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस को क्या बोलते हैं बेटा? लैक्यूने कहा जाता है। और इन लैक्यूने के अंदर होते हैं, अगर बोन्स है तो बोन के सेल्स ऑस्टियोसाइट, और अगर कार्टिलेज है तो कार्टिलेज के सेल्स कॉन्ड्रोसाइट। और अब आप कंपेयर करो, इसकी कवरिंग पेरिकॉन्ड्रियम, उसकी कवरिंग पेरिओस्टियम। इसके पेरिकॉन्ड्रियम के पास कॉन्ड्रोब्लास्ट, वहां पे ऑस्टियोब्लास्ट। इसका मैट्रिक्स सॉलिड बट सॉफ्ट प्लाइबल, उसका मैट्रिक्स सॉलिड हार्ड नॉन प्लाइबल। इसके पास कोलेजन इलास्टिक फाइबर्स, उसके पास सिर्फ कोलेजन फाइबर्स। इसके पास भी लैक्यूने, उसके पास भी लैक्यूने, बट इसके अंदर लैक्यूने में कॉन्ड्रोसाइट्स, उसके अंदर ऑस्टियोसाइट। एक और डिफरेंस है कि ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं ये एक लैक्यूने के अंदर एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। लेकिन बोन्स के केस में एक लैक्यूने के अंदर हमेशा एक ही ऑस्टियोसाइट आपको दिखता है, ऑलवेज वन ऑस्टियोसाइट। दैट इज ऑल्सो अनदर डिफरेंस। ठीक है ना? ये मैंने क्या बनाया? अच्छा, ये फिर से रिपीट हो गया क्या? ये रिपीट टेलीकास्ट हो गया है? माय गॉड्स, चलिए डिलीट कर देते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कार्टिलेज, कहां कहां कार्टिलेज है? ज्यादातर हमारे जो वर्टिब्रेट्स में एम्ब्रियोनिक स्टेज पे जो कार्टिलेज होते हैं वो बोन से रिप्लेस हो जाते हैं एडल्ट्स में। हमारा जो ईयर जॉइंट, एक्सटर्नल ईयर जॉइंट, दैट इज कार्टिलेजिनस। हमारा टिप ऑफ द नोज इज कार्टिलेजिनस। हमने बेटा लोकोमोशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, हमारी वर्टिब्रल कॉलम में जो वर्टिब्री होती है, दो वर्टिब्री के बीच में एक डिस्क होती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, वो भी कार्टिलेजिनस है। हमने बेटा लोकोमोशन में ही पढ़ा था कि हमारी जो रिब्स होती हैं वो स्टर्नम से जुड़ी होती हैं कोस्टल कार्टिलेज की मदद से, तो दिस इज ऑल्सो अ कार्टिलेज। ठीक है ना? और हमारी बेटा जो हिप बोन होती है, हमने पढ़ा ना, हमारे पास ये पेल्विक गर्डल में दो कॉक्सल बोन है, इस तरफ की कॉक्सल बोन, इस तरफ की कॉक्सल बोन, और दोनों की कॉक्सल बोन वेंट्रल साइड से फ्यूज्ड होती है विद द हेल्प ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस भी क्या होता है बेटा? एक कार्टिलेज होता है। दीज आर ऑल एग्जांपल्स। ठीक है ना? और अब देखो, आप कंपेयर करो, सारी पॉइंट्स तुम्हें ऑलरेडी पता है। इसका मैट्रिक्स सॉलिड बट हार्ड एंड नॉन प्लाइबल। वहां पेरिकॉन्ड्रियम, यहां पेरिओस्टियम, यहां ऑस्टियोब्लास्ट इमेच्योर बोन सेल, वहां कॉन्ड्रोब्लास्ट इमेच्योर कार्टिलेज सेल्स। यहां सिर्फ कोलेजन फाइबर्स, वहां कोलेजन फाइबर्स प्लस इलास्टिक फाइबर्स। अब यहां और उसमें एक डिफरेंस है जो आपको समझना है। ठीक है ना बेटा? देखो, लैक्यूने फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस होते हैं मैट्रिक्स के अंदर, जो यहां पे भी है वहां पे भी है। बस वहां के लैक्यूने के अंदर कॉन्ड्रोसाइट होता है जो एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, और यहां के लैक्यूने के अंदर एक ही ऑस्टियोसाइट होता है, मैच्योर बोन सेल एक ही होगा एक लैक्यूने में। बट यहां एक और स्ट्रक्चर होता है जो एनसीईआरटी के डायग्राम में भी क्लियरली दिखता है, दैट इज लैमिले। लैमिले किस चिड़िया का नाम है मैम? आप अगर बोन के मैट्रिक्स को ध्यान से देखोगे ना बेटा, तो बोन के मैट्रिक्स में ना, बोन का मैट्रिक्स ऐसा होता है, रिंग होते हैं बोन के। अरे यार, बोन के मैट्रिक्स में एक्चुअल में ऐसे रिंग्स बने होते हैं, इन रिंग्स को बोला जाता है लैमिले। बेटा लैमिले और लैक्यूने अलग है।
क्या मैम हमें ये नाम याद करने हैं? बेटा नाम वही याद करने हैं जो एनसीईआरटी वाले हैं, बट क्योंकि एनसीईआरटी में बोन का जो सेक्शन दिखाया हुआ है उसमें डायग्राम में दिखाया हुआ है ये स्ट्रक्चर, तो नाम पता करने में कोई दिक्कत नहीं है। वहां के मैट्रिक्स में ऐसे रिंग्स नहीं थी बेटा, वहां तो मैट्रिक्स के अंदर बस हमने एक चीज बोल दी थी, फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस होते हैं, लैक्यूने होते हैं, लैक्यूने के अंदर हमारा कॉन्ड्रोसाइट होता है, लेकिन यहाँ पे बेटा मैट्रिक्स खुद रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। उस रिंग्स को बोला जाता है लैमिले, उस रिंग को बोला जाता है लैमिले, और उस लैमिले में ही ये लैक्यूने है। लैमिले इज द रिंग ऑफ मैट्रिक्स ना, मैट्रिक्स की अरेंजमेंट रिंग लाइक है, और उस मैट्रिक्स में जो ये वाले स्पेसेस हैं उन्हें लैक्यूने बोला। और बात तो वही सेम है, लैक्यूने के अंदर मैच्योर बोन सेल होगा, ऑस्टियोसाइट होगा, एक लैक्यूने के अंदर एक ऑस्टियोसाइट होगा, बस इतना डिफरेंस है। और वहां लैमिले नहीं है, वहां सिंपल मैट्रिक्स है, यहां लैमिले होगा, ठीक है ना। एक चीज और मैंने यहाँ पे दिखाई हुई है जो एनसीईआरटी में बनाया हुआ है डायग्राम में, बट बेटा एक्सप्लेन नहीं किया है। यहाँ आपको ना एक स्ट्रक्चर सेंटर पे दिख रहा है, इसे हेवर्शियन कैनाल बोलते हैं, क्योंकि हमने ना बोन का सेक्शन किया है। तो कैनाल तो पाइप जैसी होती है, बट क्योंकि हमने सेक्शन किया हुआ है इसलिए ऐसे गोल दिख रही है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, जो आपको सेंटर पे दिख रही है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है हेवर्शियन कैनाल। आप अगर नहीं पढ़ना, आपको अगर बेटा नहीं पढ़ना है एक्स्ट्रा, तो आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बनाया हुआ है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, ठीक है ना। इसे बोला जाता है हेवर्शियन कैनाल। इस हेवर्शियन कैनाल के अंदर ब्लड वेजल्स और आपके नर्व्स, इसकी ओपनिंग दिखती है, ये सारे आपको दिखते हैं, समझ में आ रही है बेटा। और यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है एक ऑस्टियोसाइट होता है एक लैक्यूने के अंदर, दिस इज द सेक्शन ऑफ बोन। बात समझ में आई। एक चीज और मैंने बोन से रिलेटेड बेटा बताई है, अगर आप बोन्स में देखोगे, अब ये ना बहुत जनरल बातें हैं बेटा, जरूरी नहीं है आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी में मिले। जैसे अगर मैं बोन्स को देखूं तो बोन्स में रेड बोन मैरो होता है एंड्स की तरफ, और सेंटर पे होता है येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो, हीमोपोइसिस हो रही है ना बेटा, आपकी ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है, चाहे आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, सारे ब्लड सेल्स बेटा आपके कहां से बनते हैं, इसी रेड बोन मैरो से। ये बोन्स का फंक्शन भी है ना। बोन्स में अगर आप देखोगे बोन्स बड़े हार्ड है ना। तो इसमें एक पार्ट होता है ऑर्गेनिक जो 10 से 30% होता है, जो प्रोटीन पार्ट होता है, और बोन का मैक्सिमम पार्ट होता है इनऑर्गेनिक पार्ट जो 70 से 90% होता है, जिसमें कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं बच्चों, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, हाईएस्ट होता है कैल्शियम फॉस्फेट। और इसी कैल्शियम के सॉल्ट्स की वजह से बोन्स इतनी हार्ड है। एक और इसमें कोलेजन फाइबर्स ही है, वो भी स्ट्रेंथ दे रही है। फिर हमने क्या लिखा है, बोन्स आर द मेजर सपोर्ट फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। ऑब्वियसली पूरी बॉडी का मेजर सपोर्ट फ्रेमवर्क इज बोन। बोन्स जहां पे भी हो आपके सॉफ्टवेयर टिश्यूज ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर रही है। एक एग्जांपल देख लो ना, आपका रिब केज, रिब केज के अंदर आपके बेटा लंग्स प्रोटेक्टेड है, ठीक है ना। कुछ बोन्स जैसे आपके लॉन्ग बोन्स हैं, जैसे आपके बेटा लिम्ब के बोन्स हैं, फोर लिम्ब हाइंड लिम्ब्स, वहां वो सोर्स होते हैं हीमोपोइसिस के, वहां ब्लड सेल्स बनते हैं। तो हमने तो देख लिया ब्लड सेल्स बनते हैं, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब एग्जाम्पल ऑफ बोन्स में क्या है मैम, एग्जाम्पल ऑफ बोन्स में हमारी लिम्ब की बोन्स, स्कल की बोन्स, रिब्स, हमारे वर्टिब्रल कॉलम, ये सारी चीजें तो बेटा हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, है ना। तो आई डोंट थिंक कि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है। यहां मैंने बेटा आप लोगों के लिए दिखा तो दिया है, पर ये पूरा टॉपिक हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, कि हमारे पास फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की सबसे खास बात बताऊं कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स पहली बात तो फ्लूइड है, और इसमें फाइबर्स नहीं होते, फाइबर्स होने भी नहीं चाहिए ब्लड में, ब्लड को फ्लो करना है तो फाइबर्स नहीं होते हैं। और आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपके पास ब्लड है, आपके पास बेटा लिम्फ होता है, लिम्फ ब्लड से ही छन के बनता है, लिम्फ लिम्फेटिक सिस्टम में मूव करता है, ब्लड आपके बेटा ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में मूव करता है। ब्लड का जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स पार्ट प्लाज्मा है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में ब्लड सेल्स है बेटा, रेड ब्लड सेल्स, इराइथ्रोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, एंड यू हैव बेटा प्लेटलेट। सबकी परसेंटेज बेटा सब कुछ पढ़ा है, प्लाज्मा 55%, फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45%, और सब बेटा हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में, तो वहीं पे कवर किया हुआ है। तो इसलिए मैं यहाँ पे उस चीज को बताती भी नहीं हूँ, जब मैं इन जनरल भी पढ़ाती हूँ ना तो मैं बच्चों को बता देती हूँ कि बेटा हम इस चीज को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पे हमने एक और पॉइंट लिखा हुआ है, ब्लड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस लाइक गैस एंड हार्मोन्स। ऑफ कोर्स बेटा ब्लड के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हमने देखे हैं, गैसेस का ट्रांसपोर्ट आरबीसी की मदद से, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट बेटा प्लाज्मा में हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें बेटा दो चीजें बची हुई है, वन इज योर मस्कुलर टिश्यू एंड वन इज योर न्यूरल टिश्यू, ठीक है। स्टार्ट करते हैं।
नेक्स्ट बेटा वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मस्कुलर टिश्यू। अगर आप मस्कुलर टिश्यू की कुछ प्रॉपर्टीज देखें, मस्कुलर टिश्यू का ओरिजिन क्या होता है ये हम ऑलरेडी बेटा डिस्कस कर चुके हैं। कौन से चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं? लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। अगर आप मस्कुलर टिश्यू की बात करोगे तो इट इज बीजोडर्मल इन ओरिजिन, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं बेटा। मसल्स की कुछ कुछ प्रॉपर्टी ये भी हम वहां पे डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बारी और बेटा यहां डिस्कस कर लेते हैं। मसल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा? तो मसल्स आर एक्साइटेबल, एक्सटेंसिबल, इलास्टिक एंड कॉन्ट्रैक्टाइल। क्या मतलब होता है वैसे तो मैंने लिखा हुआ है, बट एक बार डिस्कस करते हैं बेटा। मसल्स आर एक्साइटेबल सेल्स। एक्साइटेबल सेल्स का मतलब होता है जब आप मसल्स को बेटा क्या देते हो? स्टिमुलस देते हो। मसल्स को जब आप स्टिमुलस देते हो तो मसल्स उसके प्रति रिस्पॉन्स करती है। व्हेन यू गिव स्टिमुलस मसल्स शो रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द स्टिमुलस, इसलिए मसल्स आर एक्साइटेबल सेल्स। मसल्स आर एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल का मतलब होता है मसल्स को खींचा जा सकता है। मसल्स कैन बी लेंथेंड, एबिलिटी टू पुल। मसल्स आर एक्सटेंसिबल, आप खींच सकते हो। लेकिन मसल्स इलास्टिसिटी भी शो करती है, मतलब अगर वो लंबी होती हैं तो बेटा वो अपनी पोजीशन पे वापस रिटर्न भी कर सकती हैं। दे आर इलास्टिक, तो इलास्टिसिटी की भी प्रॉपर्टी है। एंड मसल्स आर बेटा कॉन्ट्रैक्टाइल। कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब होता है मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है द एबिलिटी टू शॉर्टन। मसल्स एबिलिटी टू शॉर्टन इज कॉल्ड एज बेटा कॉन्ट्रैक्टाइल। तो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी की भी प्रॉपर्टी होती है मसल्स के पास। अब मैं अगर बात करूं बच्चों, 3 टाइप ऑफ मसल्स जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और हमने जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन का पूरा थ्योरी पढ़ा है, स्केलेटल मसल से एसोसिएटेड पढ़ा है। बट अगर मैं आपको बोलूं तो कि 3 टाइप के आपके पास बेटा मसल्स होते हैं। एक होते हैं स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा मैंने लिखे हुए हैं सारे मसल से रिलेटेड। यहां हम बेटा जो डायग्राम में देख पा रहे हैं ना, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ मसल सेल। ये मसल सेल का डायग्राम है। मसल सेल्स में आप देखोगे, अगर स्केलेटल मसल का मसल सेल है जिसे आप मसल फाइबर्स कहते हैं, तो यहाँ पे मसल सेल इज द मसल फाइबर। याद है ना, लोकोमोशन में बताया था मसल सेल इज अ मसल फाइबर, है ना। तो ये मसल फाइबर की अगर आप बेटा शेप, न्यूक्लियस, स्ट्राइएशंस, ये ब्रांचिंग, ये सारी चीजें अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो स्केलेटल मसल्स के मसल फाइबर का शेप देखो कैसा है, सिलिंड्रिकल। स्मूथ मसल फाइबर वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बड़ा यूनिक सा शेप है, इसे बोलते हैं स्पिंडल शेप या फ्यूजिफॉर्म। और कार्डियक मसल्स भी बेटा कैसी होती हैं? सिलिंड्रिकल। आप अगर देखोगे आपकी केवल कार्डियक मसल्स में जो सेल्स हैं, मसल फाइबर्स हैं, वो ब्रांच्ड हैं, बाकी ये दोनों क्या है बेटा? अनब्रांच्ड है। आपकी स्केलेटल मसल्स में न्यूक्लियस की पोजीशन देखो एकदम मसल फाइबर के साइड्स में है, पेरिफेरल है और मल्टी न्यूक्लिएटेड है। आपके स्मूथ मसल्स में बेटा यूनि न्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लियस सेंटर पे है। कार्डियक मसल्स में भी बेटा मसल फाइबर में यूनि न्यूक्लिएटेड पोजीशन है और एकदम सेंटर पे न्यूक्लियस होता है। एक्चुअल में ये एक मसल फाइबर और दूसरे मसल फाइबर के बीच में एक इंटरकैलेटेड डिस्क दिखाई हुई है, तो आप मल्टी न्यूक्लिएटेड मत समझना, यूनि न्यूक्लिएटेड है बेटा। ये एक मसल फाइबर है, ये दूसरी मसल फाइबर है, दोनों के बीच में एक वो है इंटरकैलेटेड डिस्क, अडहेरिंग जंक्शंस एंड गैप जंक्शंस, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो मसल फाइबर्स सिलिंड्रिकल है, फ्यूजिफॉर्म स्पिंडल शेप है, सिलिंड्रिकल है, अनब्रांच्ड है, ब्रांच्ड है बेटा। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो ध्यान से देखना है, ठीक है ना। इसकी न्यूक्लियस बेटा कैसी है? मल्टी न्यूक्लिएटेड है, पोजीशन इसकी पेरिफेरल है, पेरिफेरी पे है। इसकी न्यूक्लियस बेटा यूनि न्यूक्लिएटेड है और सेंटर पे है। इसकी न्यूक्लियस भी यूनि न्यूक्लिएटेड है और सेंटर पे है। आगे बेटा बात करते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क की, बात मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। इसके अलावा बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप स्केलेटल मसल्स को स्ट्राइएटेड मसल्स भी बोलते हैं। इनफैक्ट आप कार्डियक मसल्स को भी स्ट्राइएटेड मसल्स बोलते हैं। आपने ये पूरी अच्छी तरीके से टॉपिक को पढ़ा हुआ है ऑलरेडी लोकोमोशन में। जब आप एक मसल फाइबर को अंदर से देखते हैं तो मसल फाइबर के अंदर क्या होता है बेटा? थिन एंड थिक फिलामेंट्स, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स, और उनकी अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से होती है कि जब आप इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो आपको याद है ना, आई बैंड, ए बैंड, कहीं कहीं पे लाइट दिखता है, कहीं कहीं पे डार्क, ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स
जिसकी वजह से आप स्केलेटल मसल्स को बोलते हैं स्ट्राइएटेड मसल्स। लेकिन ये जो स्ट्राइएशंस आपको स्केलेटल मसल्स में दिख रही है, ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट डार्क लाइट एंड बेटा प्रोमिनेंट डार्क एंड लाइट बैंड दिख रही है, बहुत अच्छी खासी दिख रही है। स्ट्राइएटेड मसल्स भी बोलते हैं, स्टिफ मसल्स भी बोलते हैं। स्मूथ मसल्स को स्मूथ इसीलिए बोला क्योंकि ये स्मूथ है, इनके ऊपर कोई स्ट्राइएशंस नहीं है। बट कार्डियक मसल फाइबर को अगर आप देखोगे तो कार्डियक मसल्स में भी स्ट्राइएशंस होती है जो मैंने बनाई हुई है, लेकिन ये स्ट्राइएशंस बेटा हल्की होती हैं, फेंट स्ट्राइएशंस होती हैं। लेकिन क्योंकि स्ट्राइएशंस हैं, भले ही फेंट है, इसीलिए इसे भी स्ट्राइएटेड मसल्स बोला जाता है। समझ में आ गई बात? इसके अलावा मैम अगर आप स्केलेटल मसल्स को देखोगे तो हम स्केलेटल मसल जैसे हमारी बाइसेप मसल्स, हमारी फेशियल मसल्स, हमारी लिम्ब की जो मसल्स होती है, हम अगर सोचे तो हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो दे आर अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। लेकिन स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स जो आपके हार्ट में है, कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स जो आपके बेटा आइरिस मसल्स हो गई, ब्लड वेसल्स की मसल हो गई, इंटेस्टाइन की मसल्स हो गई, दे आर इनवॉलंटरी इन नेचर बेटा, इनवॉलंटरी कंट्रोल ऑफ योर नर्वस सिस्टम। स्केलेटल मसल्स में हाई ब्लड सप्लाई होती है क्योंकि वो फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनकी ब्लड सप्लाई अच्छी खासी होती है। स्मूथ मसल्स स्लो कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं, उनकी ब्लड सप्लाई बेटा कम होती है। कार्डियक मसल फाइबर फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, हार्ट में होते हैं, इनकी ब्लड सप्लाई अबंडेंट होती है क्योंकि ये बेटा बहुत फास्ट कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, इजीली थक जाते हैं, इजीली फैटीग हो जाते हैं। आपकी जो स्मूथ मसल्स होती हैं बेटा, ये धीरे थकती हैं, स्लो फैटीग होती हैं। लेकिन कार्डियक मसल्स बेटा कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत फास्ट करती है बट नेवर गेट फटीग अंटिल बेटा, अंटिल कार्डियक मसल फाइबर की डेथ ही हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, कार्डियक अरेस्ट हो जाए, ठीक है ना। सो नेवर फटीग, ठीक है ना। और इसमें मैंने लिखा हुआ कि बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है यहां पे। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, नो इंटरकैलेटेड डिस्क, नो इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट। आपके कार्डियक मसल फाइबर में जंक्शंस होते हैं बेटा। एक्चुअल में इंटरकैलेटेड डिस्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गैप जंक्शंस एंड अडहेरिंग जंक्शंस। तो इनके पास ये वाली सीमेंटिंग जंक्शंस एंड बेटा गैप जंक्शंस होती है, जिसके मदद से कार्डियक मसल फाइबर्स बेटा यूनिफॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। एकमात्र लोकेशन जो आपके कार्डियक मसल फाइबर की है वो है हार्ट, जो आपके बेटा वॉलंटरी कंट्रोल में है। आपने सोचा और कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, बाइसेप मसल्स, ट्राइसेप मसल्स, फेशियल मसल्स एक्सेट्रा। और आपके ब्लड वेसल्स में ट्यूनिका मीडिया में स्मूथ मसल्स होती है, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, आइरिस मसल्स हो गई, ब्लैडर में मसल्स हो गई, है ना, यूट्रस की मसल्स हो गई, वो स्मूथ मसल्स होती हैं। समझ में आ गई बेटा बात? आपकी जो स्केलेटल मसल्स होती है उसमें लोकोमोशन में हमने एक और टर्म पढ़ा था सिंसीशियम। तो सिंसीशियम वर्ड आता है क्योंकि आपने देखा ना कि इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन इसीलिए है ना क्योंकि बेटा ये सेल फाइबर्स जो हैं ये क्या है, फ्यूज्ड है। तभी मैं सोचूं, तब से पता है लाइट कम लग रही है, मैं यही सोचूं कितनी लाइट कम क्यों है, क्योंकि बेटा लाइट्स ऑन ही नहीं है। भाई लाइट्स ऑन है सारी। अब देखना आप लाइट का डिफरेंस, ये देखो तुरंत आ गया लाइट का डिफरेंस, मैं तब से अंधेरे में पढ़ा रही हूं। एनीवे, चलिए कोई बात नहीं बेटा, शुरू करते हैं। मैं सोच तो रही थी कि यार इतना अंधेरा क्यों लग रहा है, ठीक है ना। मैंने नीचे की लाइट्स को भी एडजस्ट किया, मैंने कहा इतना लाइट्स, ऊपर की लाइट्स ही बंद है, सिर्फ नीचे एक लाइट जल रही है, ठीक है। बट चलिए, इंटरकैलेटेड डिस्क मैंने लिखा भी हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ गैप जंक्शंस एंड एडहेरिंग जंक्शंस, कम्युनिकेशन एंड सीमेंटिंग। स्मूथ मसल्स में ऑल्सो हैव गैप जंक्शंस, यस बेटा। स्मूथ मसल फाइबर्स की वैसे तो बेटा डिटेल्ड एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है। स्मूथ मसल फाइबर्स भी दो प्रकार के होते हैं वैसे, सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स, मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स, बट इतनी डिटेल एनसीईआरटी में नहीं है। बट ज्यादातर स्मूथ मसल्स में भी बेटा गैप जंक्शंस होते हैं कम्युनिकेशंस के लिए। हमने यहाँ पे लिखा हुआ मसल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ पैरेलली अरेंज्ड मसल फाइबर्स, जो मसल की सेल होती हैं, और मसल सेल के अंदर फर्दर छोटी यूनिट्स होती हैं जो मायोफाइब्रल्स होती हैं। बट आप लोगों को पता होगा बिकॉज वी हैव ऑलरेडी बेटा रिवाइज्ड लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक है। और आखिरी टिश्यू बचता है न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू। और न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू की अगर मैं बात करूं, इसका ओरिजिन वैसे होता है एक्टोडर्मल, बट एनसीईआरटी में दिया नहीं है। आप चाहो तो याद रख सकते हो, चाहो तो स्किप कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। और अगर मैं न्यूरल टिश्यू को देखूं ना बेटा, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, दैट इज द न्यूरॉन, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी,
एक्साइटेबल होता है, स्टिमुलस दोगे तो रिस्पॉन्स शो करता है। हमने तो पूरा बेटा प्रोसेस ही पढ़ा हुआ है न्यूरल वाले चैप्टर में, इसमें कंडक्शन होती है, पूरा प्रोसेस पढ़ा हुआ है बेटा फ्लो ऑफ करंट का कि कैसे होता है, एक माइलिनेटेड न्यूरॉन में कैसे होता है, अनमाइलिनेटेड में कैसे होता है। तो एक हिस्सा तो बेटा न्यूरल टिश्यू का है ये सेल न्यूरॉन विच इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल टिश्यू, जो एक्साइटेबल होती है, जिसमें कंडक्शन होता है। बट बेटा एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है न्यूरल टिश्यू का, दैट इज न्यूरोग्लियल सेल्स। अगर मैं इस न्यूरोग्लियल सेल्स की बात करूं तो दे मेकअप मोर देन यही एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे मेकअप मोर देन 50% वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट आपका है न्यूरॉन, बट न्यूरोग्लियल सेल की परसेंटेज अगर आप देखोगे मोर देन 50% ऑफ द न्यूरल टिश्यू इज न्यूरोग्लियल सेल। ये नॉन एक्साइटेबल सेल है, वो एक्साइटेबल है, ये कंडक्शन नहीं करती है, वो कंडक्शन करती है। फिर इसका काम क्या है मैम? इसका काम है न्यूरॉन्स को सपोर्ट करना, न्यूरॉन्स की पैकेजिंग करना। एंड पैकेजिंग का मतलब होता है न्यूरॉन के अराउंड पैकेजिंग किसकी हो सकती है बेटा? माइलिन शीथ की। तो न्यूरॉन के अराउंड जो माइलिन की कवरिंग होती है, गैप में, वो माइलिन बनाने का काम न्यूरोग्लियल सेल्स करती है। जो हम पढ़ चुके हैं कि अगर एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिनेटेड न्यूरॉन दिख रहा है बेटा, तो पीएनएस में माइलिन शीथ स्वान शेल्स बनाती है, और अगर एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बेटा माइलिनेटेड न्यूरॉन है तो उसमें माइलिन शीथ आपकी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाती है। और इससे पता चलता है कि आपकी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और आपकी श्वान सेल्स, ये दोनों क्या है बेटा? न्यूरोग्लियल सेल्स दैट हेल्प्स इन सपोर्ट एंड पैकेजिंग, एंड द एंटायर न्यूरल टिश्यू में मोर देन 50% वॉल्यूम is formed by न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में बेटा और जानने की जरूरत भी आपको ज्यादा नहीं है, आप सिर्फ एक न्यूरॉन का डायग्राम देख सकते हैं जो बचपन से हम करते आ रहे हैं। एक न्यूरॉन में बेटा मेन कंपोनेंट्स होते हैं, नंबर 1 डेंड्राइट्स, नंबर 2 सेल बॉडी, साइटोन, सोमा या पेरिकैरियन, एंड नंबर 3 बेटा दिस इज द एक्सॉन। तो अगर आप 1 by 1 सारे पार्ट्स को देखें, यह आपका सेल बॉडी है जिसमें सेल ऑर्गेनेलीज है, आपको न्यूक्लियस दिख रहा है बेटा। सेल बॉडी को साइटोन भी बोलते हैं, सोमा भी बोलते हैं, पेरिकैरियन भी बोलते हैं। पेरी का मतलब होता है बेटा अराउंड, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियाई। अराउंड द न्यूक्लियाई यू सी बेटा साइटोप्लाज्म, पेरिकैरियन, ठीक है ना। ये जो सेल बॉडी है इसमें बेटा और भी ग्रैन्युलेटेड स्ट्रक्चर दिखते हैं। याद है बेटा मैंने आपसे कहा था कि आपकी जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में आउटर पार्ट अपीयर्स ग्रे मैटर बोलते हैं क्योंकि उसमें ये सेल बॉडीज दिखते हैं। सेल बॉडीज में निसेल्स ग्रैन्यूल नाम के स्ट्रक्चर्स हैं, और ये निसेल्स ग्रैन्यूल एक्चुअल में है क्या? निसेल्स ग्रैन्यूल, और सिर्फ सेल बॉडी में नहीं है निसेल्स ग्रैन्यूल बेटा, डेंड्राइट्स में भी है। डेंड्राइट्स में भी निसेल्स ग्रैन्यूल होती है, सेल बॉडी में भी होती है, एक्सॉन में नहीं होती। ये निसेल्स ग्रैन्यूल्स एक्चुअल में राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनी होती हैं, और राइबोसोम जहां आ गया मतलब ही बेटा प्रोटीन सिंथेसिस में वो हेल्प करेंगी, ठीक है ना। फिर आती है बेटा आपकी डेंड्राइट्स, और डेंड्राइट्स के बारे में तो हमें पता है जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव होती है वो डेंड्राइट से रिसीव होती है, और अल्टीमेटली वो टुवर्ड्स द सेल बॉडी जाती है जहां इंफॉर्मेशन प्रोसेस होता है। सेल बॉडी से जो लॉन्गेस्ट बेटा प्रोटोप्लाज्म का एक्सटेंशन निकलता है या साइटोप्लाज्म का एक्सटेंशन निकलता है उसे एक्सॉन बोलते हैं। एक्सॉन की अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सोलेमा बोलते हैं, और एक्सॉन के ऊपर बेटा ये माइलिन शीथ है। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की है तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ने बनाई, अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की है तो बेटा उसे श्वान सेल ने बनाया। उल्टा तो नहीं बोला, पीएनएस की श्वान सेल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। लिपिड की बनी होती है ना, और आपको पता है ऑलरेडी ये इंसुलेटर का काम कर रही है। जहां जहां गैप्स है, गैप बिटवीन माइलिन, इसे नोड्स ऑफ रैंगलियर बोलते हैं, जहां फ्री कंडक्शन हो रहा है। एक्सॉन बेटा टर्मिनेट कर जाता है ब्रांचेस में, उसे एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं, या फिर बेटा टीलोडेंड्राइट भी बोलते हैं, आपको पता है, या नर्व एंडिंग भी बोलते हैं। और इस एक्सॉन टर्मिनल पे ऐसे आपको साइनेप्टिक नॉब्स दिखते हैं। इन साइनेप्टिक नॉब्स के अंदर ये जो पिंक कलर के स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें साइनेप्टिक वेसिकल्स बोलते हैं, जिन वेसिकल्स के अंदर वो केमिकल्स भरे हुए हैं जिससे एक न्यूरॉन दूसरी जगह पे इंफॉर्मेशन पास करता है, उसे न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। दीज आर द केमिकल्स बेटा यूज्ड बाय द न्यूरॉन्स फॉर कम्युनिकेशन। ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का जो हम बचपन से बेटा पढ़ते हुए आ रहे हैं। आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई दुखदर समस्या होगी। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, डेंड्राइट्स रिसीव इंफॉर्मेशन पास टू द साइटोन, साइटोन से वो जाता है एक्सॉन, माइलिन इज
myelin is lipid enriched sheath acting as an insulator but it is discontinuous. कंटिन्यूस तो नहीं है, बीच बीच में गैप्स है जहां फ्री कंडक्शन होता है, उसे नोड्स ऑफ रैनवियर बोलते हैं। बेटा इसे मैंने एक पार्ट में रखा हुआ है, ये एनिमल टिश्यू वाला पार्ट हो गया। और अगली क्लास में बेटा हम करेंगे फ्रॉग एंड कॉकरोच। फ्रॉग एंड कॉकरोच अराउंड इतने ही घंटे का लेक्चर होने वाला है, अराउंड 1 घंटे का लेक्चर आएगा, तो उसको भी आप लोग जरूर देखना और बेटा बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन करो, ठीक है ना। हम मिलेंगे अगली कक्षा में। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसा लगा। वैसे आप लोग की अप्रिसिएशन मुझे मिल चुकी है, सिर्फ अप्रिसिएशन से काम नहीं चलेगा बेटा, काम चलेगा सिलेक्शन से। तो बेटा बहुत अच्छी बात है कि आप लोग के लिए यूजफुल है, पढ़ाई करते रहिए और मिलते हैं अगले सेशन में विद फ्रॉग एंड कॉकरोच। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।